हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनुप कुशवाहा। तो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के यूनिट 4 ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं जो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। तो ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पिछली क्लास में हमने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि लाइट क्या होता है, ऑप्टिक्स के कौन कौन से ब्रांचेज हैं, ठीक है, मिरर क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज़ों को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आप कह सकते हैं कि दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आज की क्लास में हम जो कोर पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जैसे कि स्फीरिकल मिरर, प्लेन मिरर हमने पिछले में डिस्कस किया था, तो हम ये देखेंगे कि स्फीरिकल मिरर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से उसके और नाम हैं, उस मिरर से रिलेटेड कौन कौन से टर्मिनोलॉजी, कौन कौन से शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे, किसी भी मिरर से इमेज बनाने का कौन कौन सा रूल होता है, और उस रूल के बेसिस पर हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज भी बना करके देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे साइन कन्वेंशन हमको कौन सा यूज करना है। जब फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे तो उसमें हम कौन सी क्वांटिटी को प्लस लिखेंगे, कौन सी क्वांटिटी को माइनस लिखेंगे, तो उसके लिए एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं मिरर के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी क्वांटिटी को प्लस लिखना है, कब प्लस लिखना है, कब माइनस लिखना है, तो कोई भी क्वेश्चन आप इसका सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द मिरर फार्मूला, और इसको मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। यही दो फार्मूले हैं इस चैप्टर में। और लास्ट में हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय स्फीरिकल मिरर। देखिए स्फीरिकल मिरर क्या होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, और पिछले लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा बताया था आपको इसके बारे में, बट आज इसको हम पूरा कंप्लीट देखेंगे। स्फीरिकल मिरर का मतलब कि एक ऐसा मिरर जो स्फीयर से काटकर बनाया गया हो। सचमुच में स्फीयर से काटकर बनाया जाए ये जरूरी नहीं है, बट आप मान सकते हैं कि ऐसा लगे कि जैसे किसी स्फीयर को काट करके उसके एक पार्ट को पॉलिश कर दिया गया है, एक साइड को पॉलिश कर दिया गया है, और दूसरा जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है। क्योंकि मिरर में होता क्या है कि इसमें दो सरफेस होते हैं, और एक सरफेस इसमें पॉलिश्ड होता है और दूसरा सरफेस इसमें कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग। तो अगर किसी स्फीयर को काट करके उसके एक साइड को पॉलिश कर दिया जाए और दूसरा जो साइड हो वो रिफ्लेक्टिंग हो, उससे रिफ्लेक्शन हो, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे, स्फीरिकल मिरर। तो सपोज आपके पास ये कोई एक स्फीयर है और आपने मान लीजिए इसको बीच में से ऐसे काट दिया। अब काटने के बाद आपके पास दो टुकड़े मिले, एक ये मिला और एक ये मिला। तो किसी भी एक टुकड़े को आप ले लीजिए। सपोज आपने इस टुकड़े को ले लिया इस तरीके से, और इस टुकड़े को आप दो तरीके से पॉलिश कर सकते हैं ना। एक बार आप इधर से पॉलिश कर सकते हैं, बाहर पॉलिश कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इसके अंदर वाले भाग को पॉलिश कर दें और बाहर वाला जो उभरा हुआ सतह है, जो बल्गिंग सरफेस है, वो रिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाए, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, हम इस वाले सरफेस को काटने के बाद इस दो तरीके से हम इसको पॉलिश कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर सपोज आपने ये वाला पार्ट लिया है, तो इस पार्ट को लेने के बाद भी ये पॉसिबिलिटी बन रही कि आप ये जो हालो सरफेस है उसको आप पॉलिश कर सकते हैं, आप जो ये बल्गिंग सरफेस है उसको पॉलिश कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी स्फीयर को काट करके जब उसके एक सरफेस को पॉलिश कर दिया जाता है और दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है, तो इस तरह के बनाए गए मिरर को हम कहते हैं स्फीरिकल मिरर। तो ये जो चारों आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये चारों के चारों ऐसा लगता है कि किसी स्फीयर का ये पार्ट है, किसी स्फीयर से ही काट कर ये निकाला गया है। आप इसको स्फीरिकल मिरर बोल सकते हैं। अब देखिए इस स्फीरिकल मिरर के अगर टाइप की हम बात करें तो मुख्य रूप से स्फीरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कब बोला जाएगा, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हो, हालो सरफेस। जब हालो सरफेस से रिफ्लेक्शन हो और बल्गिंग सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए, जब उभरे हुए तल को पॉलिश कर दिया जाए और दबे हुए तल से रिफ्लेक्शन हो, परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण को, ऐसे मिरर को कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण कहते हैं।
तो आप यहां पर इन चारों में ये देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है इसमें आपने उभरे हुए सरफेस को, बल्गिंग सरफेस को पॉलिश कर दिया है, और ये जो दबा हुआ सरफेस है ये पॉलिश आपने नहीं किया, दैट मीन्स इधर से ही रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो इसका मतलब कि ये जो मिरर आपका है वो कॉन्केव मिरर की कैटेगरी में आएगा। तो आप इस नंबर 1 को क्या बोल सकते हैं, कॉन्केव मिरर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको कहीं एक और जरूर मिलेगा। यहां पर जैसे आपने देखिए बल्गिंग सरफेस को पॉलिश किया था, दबे हुए सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। यहां पर आप देखिए बल्गिंग सरफेस को आपने पॉलिश किया है, दबा हुआ सरफेस यहां बचा हुआ है, इसी से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है क्योंकि इधर आपने पॉलिश कर दिया है, तो रिफ्लेक्शन तो इधर ही से होगा क्योंकि यही चिकना तल है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट और फोर्थ है ये दोनों के दोनों इस प्रॉपर्टी को, इस डिफिनीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों कॉन्केव मिरर बोले जाएंगे, अवतल दर्पण बोले जाएंगे। कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है, और देखिए मुख्य रूप से ना आपके कोई एक वर्ड को पकड़ लीजिए कि जब रिफ्लेक्शन दबे हुए तल से, हालो सरफेस से हो तो वो कॉन्केव मिरर, और जब रिफ्लेक्शन बल्गिंग सरफेस से हो, उभरे हुए सरफेस से हो, तो वो कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि अगर बल्गिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो ये कंफर्म है कि जो हालो सरफेस है वही क्या है, पॉलिश्ड है, जो हालो सरफेस है वही पॉलिश्ड है। तो आप यहां पर देखिए हालो सरफेस को, दबे हुए तल को पॉलिश किया गया था, उभरा हुआ तल यहां पर रिफ्लेक्शन का काम करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा, तो आप कह सकते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, बिल्कुल यहां पर भी आप देखिए सेम चीज यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसमें भी दबे हुए तल को पॉलिश किया गया था, इसमें भी दबे हुए तल को पॉलिश किया गया है, उभरा हुआ तल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा, यानी आप कह सकते हैं कि ये भी क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो जो थर्ड और सेकंड है ये दोनों कॉन्वेक्स मिरर हैं, जो फर्स्ट और फोर्थ हैं ये दोनों कॉन्केव मिरर है, क्योंकि इस डिफिनीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है, बट एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि हम जब आगे जितना भी डिस्कशन करेंगे उसमें कॉन्केव मिरर के इन दोनों रूप में से हम कौन सा रूप यूज करने वाले हैं, ये वाला केस। यानी जब भी हम कॉन्केव मिरर बनाएंगे हम इसी तरीके से बनाएंगे, इधर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, सॉरी ये पॉलिश सरफेस होगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम इस साइड दिखाएंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाला जो सरफेस होगा वो पॉलिश्ड होगा। जबकि कॉन्केव ये भी है बट हम इसको यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स का हम ये वाला पार्ट न यूज करके, ये वाला तरीका से हम कॉन्वेक्स न दिखा के हम इस वाले तरीके से दिखाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में है, जिसमें राइट साइड पॉलिश किया गया है और लेफ्ट साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो आप दोनों को ध्यान से देखें तो 2 और 4 में एक चीज कॉमन ये है कि दोनों में राइट साइड पॉलिश किया गया है और लेफ्ट साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा जो एजम्पशन है साइन कन्वेंशन को लेकर, जो हम यहाँ साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, वो साइन कन्वेंशन इस पैटर्न पर है, इस तरीके से वो डिजाइन किया गया है कि उसमें ये माना जाता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमेशा हम मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। यानी ऑब्जेक्ट को हम मिरर के लेफ्ट साइड में अगर रखेंगे तो आप बताइए कि इस मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रिफ्लेक्शन होने के लिए ये जो लाइट इधर से पास ऐसे जाएगी तो इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही तो मिलना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रहे आपको कि भले ही कहने को तो हम कह सकते हैं डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये भी कॉन्केव है, ये भी कॉन्केव है, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, बट हम हमेशा कॉन्वेक्स के लिए ये वाला डायग्राम यूज करेंगे, कॉन्केव के लिए ये डायग्राम यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो लेफ्ट साइड में रखेंगे तो रिफ्लेक्शन होने के लिए इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिलना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्फीरिकल मिरर। तो स्फीरिकल मिरर ये दो टाइप के आपके हो गए, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। अच्छा, एक चीज और आप इसी में जान लीजिए कि ये जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर हैं इनके अलग अलग एक और नाम भी हैं, और मोस्टली यही होता है कि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉन्वेक्स या कॉन्केव ये नाम यूज न करके कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। तो कौन सा मिरर इसमें से कन्वर्जिंग है, कौन सा इसमें डाइवर्जिंग है, ये हम देखेंगे इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर। जब आपने ये देखा था कि कन्वर्जेंट रे क्या होती है ना, कन्वर्जेंट रे आपने देखा था कि जब कोई ऐसे रे किसी एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जाए तो ऐसी रेज को हम कन्वर्जेंट रे बोलते हैं, और कोई रे कहीं से निकले और ऐसे डाइवर्ज हो जाए, फैल जाए, तो इसको हम डाइवर्जिंग रेज बोलते थे। ये डाइवर्जिंग हो गया। तो इसी रेज का ये जो नाम है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, इसी के बेसिस पर हम मिरर का भी नाम रखेंगे और लेंस का भी नाम रखेंगे।
तो आपको ये ध्यान रहे, आपको मुख्य रूप से ये चीज पता होना चाहिए, तभी आप मिरर और लेंस का दूसरा नॉमेनक्लेचर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर या फिर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस जो शब्द हैं उसका मतलब आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो सपोज कि हम कॉनकेव मिरर लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर, ये है आपका कॉनकेव मिरर जिसका उभरा हुआ तल पॉलिश कर दिया गया और दबे हुए तल से क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसकी खास बात ये होती है कि इसमें जो भी ऐसे पैरेलल लाइट आती हैं इन सभी लाइट को ये कन्वर्ज करके इसका एक फोकस होता है। आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपको ये समझना है, तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको आप एज्यूम करिए, ये प्रॉपर्टी की तरह याद करिए आप कि कॉनकेव मिरर के सामने जब लाइट आती है तो उन सबको ये कन्वर्ज करके किसी एक खास पॉइंट पर पहुंचा देता है और ये खास पॉइंट को हम इसका फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कॉनकेव मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि उसके ऊपर ये जो फैली हुई लाइट, इतनी दूर में जो फैली हुई लाइट आ रही थी, सबको फोकस करके उसने इस खास पॉइंट F पर पहुंचा दिया है। इसका मतलब इसने क्या किया, इस लाइट रे को कन्वर्ज कर दिया है। इसीलिए इस कॉनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण, तो ये दूसरा नाम आपको जरूर याद रहे। कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें, जिसका हालो सरफेस पॉलिश होता है, हालो सरफेस पॉलिश कर दिया जाए और बल्गिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, तो इसमें जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को ऐसे भेजते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो ये सब की सब जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे बिखर जाती हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे फैल जाती हैं। पीछे करेंगे तो किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी पॉइंट को हम इसका फोकस बोलते हैं। थोड़ा सा ये एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, बट ये इस तरह से फोकस पर जाती है। तो आप देखिए कि रियल में हो क्या रहा है कि जो लाइट इतनी दूर में आ रहा था, इतने रीजन में आ रहा था, उस लाइट को इसने क्या किया, फैला के इसका रीजन और ज़्यादा बड़ा कर दिया, इसको इसने डाइवर्ज कर दिया। ऐसा लग रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर निकल रही हैं और इस तरीके से डाइवर्ज हो रही हैं। तो कॉनकेव मिरर के ऊपर लाइट आने के बाद एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर जो लाइट इंसिडेंट होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर। और यहीं से आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं इन स्फीरिकल मिरर्स की। जैसे अगर देखा जाए कि कॉनकेव मिरर कहाँ पर यूज होता है, तो जहाँ पर भी हमको लाइट को फोकस करने की ज़रूरत है, कन्वर्ज करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। तो जब भी आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इस काम के लिए कौन सा मिरर हमको यूज करना चाहिए, कॉन्वेक्स यूज करना चाहिए कि कॉनकेव यूज करना चाहिए, तो आप देखिए कि वहां पर हमारा मोटो क्या है, लाइट को इकट्ठा करना या लाइट को फैला देना। तो जहां पर लाइट को इकट्ठा करने की बात होगी वहां पर हम कॉनकेव मिरर यानी कि कन्वर्जिंग मिरर यूज करेंगे। जहां पर लाइट को फैलाने की बात चल रही होगी, जरूरत होगी, वहां पर जो मिरर यूज करेंगे वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो जैसे स्ट्रीट लैंप की हम बात करें, तो स्ट्रीट लैंप, जो सड़क पर जो लैंप लगी होती है, उसका जो कवर होता है, जो सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग, वहां पर हमारा टारगेट ये होता है कि लाइट को स्कैटर्ड करना है, पूरी सड़क पर ज्यादा दूर तक एरिया में रोशनी हो। तो इसका मतलब कि वहां पर लाइट को फैलाना है, तो लाइट को फैलाने या डाइवर्ज करने के लिए डाइवर्जिंग मिरर यूज करेंगे, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो स्ट्रीट लैंप में कॉन्वेक्स मिरर। टेबल लैंप की अगर हम बात करें, तो टेबल लैंप पर हमारा फोकस या हमारा मोटो ये होता है कि लाइट सिर्फ हमारे टेबल पर रहे, ज़्यादा दूर तक ना फैले, ज़्यादा लोगों को जो अगल बगल सो रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना हो, तो उसमें हमारा फोकस होता है लाइट कम एरिया में रहे। तो ऐसे केस में जो लैंप के चारों ओर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, दैट इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसी तरीके से और बहुत सारी जगहों पर, जैसे डॉक्टर्स को नाक कान गले की अगर जांच करनी होती है तो उसका भी फोकस ये होता है कि जो लाइट वो जलाए ऑर्गन के ऊपर, वो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा ब्राइट उसको दिखे क्लैरिटी के साथ, तो वो यही करता है कि वो कॉनकेव मिरर यूज़ करता है। ऐसे कॉनकेव मिरर रहेगा, इसके ऊपर लाइट जलाई जाएगी और वो लाइट, जो फैली हुई लाइट की एनर्जी पास हो रही है, वो सबको वो कन्वर्ज करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ वो देखना चाहते हैं।
तो ऐसे में क्या होगा कि ये पूरी जब लाइट एक ही जगह पर आके ऐसे फोकस होगी तो वहां पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ब्राइटनेस बढ़ जाता है, इमेज की क्लैरिटी बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि डॉक्टर्स जो है, और इसको आप याद कर सकते हैं ENT से, ENT, ईयर, नोज, थ्रोट, ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये कौन सा मिरर यूज करते हैं? ये यूज करते हैं कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो इस बेसिस पर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप मिरर का यूज भी बता सकते हैं, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देखकर। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया स्फीरिकल मिरर, आपने देख लिया, दो टाइप का हो गया। उस स्फीरिकल मिरर के जो दूसरे नाम भी हैं वो भी आपने देख लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं स्फीरिकल मिरर से रिलेटेड। तो स्फीरिकल मिरर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो दोनों मिरर को हम साथ में यहां पर बनाते हैं। स्फीरिकल मिरर का मतलब कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स, तो जो भी टर्मिनोलॉजी कॉन्केव मिरर के लिए हम यूज करेंगे सेम चीज हम कॉन्वेक्स के लिए भी यूज करेंगे, इसलिए हम दोनों मिरर को साथ में यहां पर बनाते हैं। और जैसे जैसे डिफाइन करते जाएंगे वैसे वैसे हम इस डायग्राम में आपको दिखाते जाएंगे कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें वो पॉइंट्स कहां पर हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, और ये जो कॉन्केव मिरर है इसमें वो पॉइंट्स कहां पर है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। तो जो भी आपके पास स्फीरिकल मिरर होंगे, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, उस कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर दैट मीन्स स्फीरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका एक मिड पॉइंट होगा बिल्कुल बीच में, उसी मिड पॉइंट को हम बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर, और इसको हम P से एक्सप्रेस करते हैं, P से। ठीक है, तो पोल ऑफ द मिरर का मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बिल्कुल मध्य बिंदु है उसी को हम बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। दूसरा क्या है? दूसरा यहां पर आता है रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम C से एक्सप्रेस करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ स्फीयर। कौन सा स्फीयर? देखिए, आपने जो स्फीरिकल मिरर बनाया है आप ये मानते हैं कि ये स्फीरिकल मिरर ऐसा लगता है किसी स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा हिस्सा है। तो ये आपका जो स्फीरिकल मिरर है वो जिस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, जस्ट ऐसे इमेजिन करिए आप कि सपोज कि इस स्फीयर का ये एक छोटा सा पार्ट था, बिल्कुल ऐसे ही आप इस वाले स्फीयर को भी मान सकते हैं कि ये स्फीयर भी किसी एक ये जो कॉन्केव मिरर है ये मिरर भी किसी एक स्फीयर का पार्ट था, और जिस स्फीयर का, जिस हालो स्फीयर का ये पार्ट है, आपके कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर जिस स्फीयर के पार्ट थे उस स्फीयर के सेंटर को, उस स्फीयर के सेंटर को हम इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा स्फीरिकल मिरर जिस स्फीयर का, जिस हालो स्फीयर का एक पार्ट होता है उस हालो स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और इसको C से एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस जस्ट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो C और P को मिलाती हुई जो लाइन होती है उसी का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस सिर्फ C से लेकर P तक होगा। C और P को मिलाती हुई जो लाइन है हम उसको इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, उधर बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा आपका क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। सेम चीज को आप कॉन्वेक्स मिरर में भी दिखाना चाहते हैं तो C और P को मिलाएंगे और इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस भी इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। तो पीछे अभी आपने देखा था कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की जो प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे थे कि कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट आती है तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाकर फोकस हो जाती है। और यही डिफिनीशन भी है प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट की, कि कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो,
कॉन्केव मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आती है और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस एक पॉइंट पर जाके फोकस होती है, उसी पॉइंट को हम इस मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जो पैरेलल लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होकर तो इधर फैल जाएगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है और ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। तो ये जब लाइट को स्कैटर करेगी, फैला देगी, तो उस लाइट को जब आप पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे तो पीछे की तरफ ट्रेस करने पर वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती हुई आपको अपीयर होगी, इसमें रियल में आकर के फोकस होती है, इसमें किसी एक पॉइंट से इमर्ज होती हुई अपीयर होती है। तो जो पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा जिससे वो लाइट इमर्ज होती हुई दिखाई देगी, उस पॉइंट को हम इसका फोकस बोल देंगे। और ये जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में होता है फोकस पॉइंट। तो यहां पर मिलेगा इसमें और इसमें मिलेगा यहां पर, ठीक है। और यहां से आप एक रिलेशन भी बना सकते हैं कि अच्छा, एक और टर्म आप समझ लीजिए, प्रिंसिपल फोकस आप समझ गए, ये कैपिटल एफ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल आर से एक्सप्रेस करते हैं। अब रेडियस आप समझ ही गए होंगे कि जो स्फीयर की हम बात कर रहे थे, उस स्फीयर का हमको जो सेंटर मिला था, उस सेंटर को हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस स्फीयर के सरफेस पर जो एक मिड पॉइंट हमने यहां पर सेलेक्ट किया था इस मिरर के बिल्कुल बीच में, उसको हमने कहा था पोल। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल ऐसे ही आप यहां पर भी दिखा सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। जिस स्फीयर का आपका ये स्फीयर से बना है मिरर, उसी स्फीयर के रेडियस को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, कैपिटल आर से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड है, ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे रिलेटेड है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड है। और फोकस पॉइंट से रिलेटेड क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से एक्सप्रेस करते हैं। फोकस पॉइंट को, है ना, ये जो पॉइंट है इसको कैपिटल एफ से एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से एक्सप्रेस करेंगे। तो फोकल लेंथ इसमें क्या है, तो देखिए पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस को, पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। यहां पर भी पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे। और आपको यह पता भी है कि फोकस पॉइंट जो है वो सेंटर और पोल के बिल्कुल बीच में है। तो अगर ये बिल्कुल बीच में है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगी, और ये पूरी डिस्टेंस आर के इक्वल है। तो बताइए जो पूरी डिस्टेंस आर है, क्या उस पूरी डिस्टेंस आर को लिखने के लिए हम ये इतना एफ और ये इतना एफ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल बराबर है। या अगर ये पॉइंट बिल्कुल बीच में है तो ये भी एफ और ये भी एफ, फोकल लेंथ के इक्वल ये भी होगा। तो एफ प्लस एफ करेंगे तो आर के इक्वल हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ। तो ये एक रिलेशन आपको याद रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या है, ये किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, पोल से लेकर फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। इसी फोकस से रिलेटेड एक और चीज है यहां पर, एक तो आपने फोकस पॉइंट देखा एफ, और दूसरा आपने देखा कि एफ और पी के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ स्मॉल एफ। तीसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, तो फोकल प्लेन क्या होता है, ये एक प्लेन होता है, एक सरफेस होता है, और कहां से पास होता है, तो इस मिरर के फोकस से। तो इस मिरर का फोकस यहां, इस मिरर का फोकस यहां पर। यहां पर अगर हम कोई ऐसी प्लेन बना दें, ऐसा कोई सरफेस बना दें जो फोकस से पास हो, लेकिन वो प्लेन होना कैसे चाहिए, ऐसा थोड़ी कि किसी भी एंगल पर वो प्लेन रहे। जैसे इससे अगर पास होता हुआ कोई प्लेन आप बनाना चाहें, सपोज ये ऐसे ही आप देख लीजिए कि मान लीजिए इस फोकस से पास होता हुआ कोई प्लेन बनाना है, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो फोकस से पास होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मिरर के फोकस से पास होने वाली और प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जो प्लेन बनती है, ये प्लेन है, ये सरफेस है, उसी प्लेन को हम बोलते हैं
फोकल प्लेन। तो आप ये कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, ये है आपका फोकल प्लेन, बिल्कुल फोकस से पास होगी और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। सिंपल सा ये प्लेन है तो इसका कोई सिंबल नहीं होगा। ये आपका फोकस पॉइंट था। ठीक है, तो फोकल प्लेन आपने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट बच गया है आपका, एक दो टर्मिनोलॉजी और है। एक यहां पर यूज होता है अपर्चर। तो दो तरह से अपर्चर हम बोलते हैं, इसमें दो तरीके का अपर्चर हम डिस्कस करेंगे। एक अपर्चर है लीनियर और दूसरा अपर्चर है एंगुलर। तो ये जो अपर्चर होता है वो रियल में जो आपके पास मिरर होता है ना, उस मिरर में सामने जो जगह है जो दिख रही है, एक तरह से उसकी ये चौड़ाई को बताने का तरीका है। जैसे ये मिरर यहां से लेकर यहां, इस दोनों, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जितना भी लाइट आएगा वो सब इस मिरर के ऊपर पड़ेगा और रिफ्लेक्शन होगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की, इसी डिस्टेंस को अगर हम इसको m1 बोले और इसको m2, तो ये जो m1 m2 लेंथ है, इसी लेंथ को हम बोलते हैं अपर्चर। यानी कौन सा अपर्चर? लेंथ के फॉर्म में हमने बताया है, इसलिए इसका नाम होगा लीनियर अपर्चर। तो सेम चीज को आप यहां पर भी दिखा सकते हैं। ये पॉइंट हो गया है ना, दोनों इंड पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन खींचेंगे वो लाइन क्या होगा? अपर्चर, m1 और m2। और ये जो अपर्चर जिसको लीनियर अपर्चर कह रहे हैं, अगर आप इस दोनों पॉइंट को C से मैच करा दें, C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये जितना यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो टोटल एंगल बना रही है, उस पूरे एंगल को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एंगुलर अपर्चर। तो जितना, देखिए आप, जितना ज्यादा ये आपका मिरर का ये लीनियर अपर्चर बड़ा पड़ेगा, उतना ही ज्यादा आपको यहां पर एंगल मिलेगा। तो ये जो एंगल होता है कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर रहा है कि ये एंगल के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट कहां पर जाकर मिलेंगे। एंगल कम होगा तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे? सपोज कि ये एंगल कम था तो ये पॉइंट जाकर इधर मिलेगा, ये पॉइंट जाकर इधर मिलेगा। दैट मीन्स मिरर छोटा है या मिरर का अपर्चर कम है। ठीक है, हिंदी में इसी को द्वारक कहते हैं। तो आप अपर्चर को दो तरीके से बता सकते हैं। लेंथ के फॉर्म में बताएंगे तो लीनियर अपर्चर, जो कि यहां पर डायग्राम में m1 से लेकर m2 तक की लेंथ है, और उन दोनों पॉइंट्स को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगुलर अपर्चर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हम लोग बार बार यूज करते हैं और न्यूमेरिकल में भी ये शब्द यूज किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फोकस पॉइंट, फोकल प्लेन, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, और ये सारी चीजें आपको पता हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जितने भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो भी स्फीयर से आपने अपने मिरर को बनाया, चाहे वो कॉन्केव मिरर का एग्जांपल आप लीजिए, चाहे वो कॉन्वेक्स का। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव है। तो चाहे आप कॉन्केव मिरर लीजिए चाहे कॉन्वेक्स मिरर लीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होगा उसको हम पोल बोलते हैं। जिस स्फीयर से मिरर को बनाया गया उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, C से एक्सप्रेस करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती हुई जो लाइन आप खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आने वाली लाइट जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के कंसंट्रेट होती है या जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती हुई आपको अपीयर होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट, कैपिटल F से एक्सप्रेस करते हैं। खास बात यह है कि जो कैपिटल F होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जस्ट ये स्फीयर का रेडियस है और इसको R से एक्सप्रेस करते हैं। फोकस पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, उसको हम स्मॉल f से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ को स्मॉल f से एक्सप्रेस करते हैं। फोकल प्लेन क्या होता है? तो फोकस से पास होने वाला और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन को या सरफेस को, ये यहां पर फोकल प्लेन नहीं है, ये जो हमने बनाया है ये तो अपर्चर है, ये हमने लाइन खींचा है m1 से लेकर m2 तक, और ये जरूरी भी नहीं है कि m1 से लेकर m2 तक खींची जाने वाली लाइन फोकस से पास हो, ये तो बाई चांस आपको यहां पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये फोकल प्लेन नहीं है, यहां पर ये लाइन की बजाय एक प्लेन होना चाहिए और फोकस से पास होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। मिरर का जो सामने का पार्ट होता है, जो इसका पेरिफेरी बोलते हैं इसको या सरकमफेरेंस कह लीजिए, उसकी जो ये विड्थ होती है टोटल,
उसको हम बोलते हैं अपर्चर। लेंथ के फॉर्म में बोलेंगे तो अपर्चर, लीनियर अपर्चर, और उस दोनों को अगर हम सी से मिला दें सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो जितना एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगुलर अपर्चर। इसको थीटा से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिरर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है यही है टोटल। अब इसके बाद आपको देखना है कि रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। जो हमारे पास स्फीरिकल मिरर हैं, इस स्फीरिकल मिरर से जो इमेज बनता है वो इमेज ड्रॉ करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती होगी कि इमेज कौन सा मिरर कैसा बनाता है, रे डायग्राम कैसे खींचें। तो रे डायग्राम खींचने के लिए या इमेज आपको याद रखना है कि किस मिरर से कैसी कंडीशन में इमेजेस बनते हैं, तो वो सारी चीज़ों को जानने के लिए पहले आपको 3 रूल जानना पड़ेगा कि किसी भी मिरर से इमेज बनाने के कौन कौन से रूल हैं, और वही रूल आप यूज करके आप बता सकते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन के टोटल 3 रूल होते हैं, और ये जो तीनों रूल होते हैं वो बिल्कुल सेम तरीके से लागू होते हैं कॉनकेव मिरर के ऊपर और कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो आप कोई भी मिरर लीजिए दोनों में से, कॉनकेव भी हम इसमें भी दिखाएंगे आपको, इसमें भी दिखाएंगे। सेकेंड रूल को भी आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए यूज़ करना है, और थर्ड रूल भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए यूज़ करना है। तो आपके पास अगर ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर की पहचान देखिए, हम क्या करेंगे कि जितनी बार भी मिरर बनाएंगे तो जितना भी कुछ आपने पीछे पढ़ा हुआ है ना उसको बार बार इसमें रिवाइज करेंगे, तभी जाकर के ये चीज़ें दिमाग में बैठ पाती हैं, स्टेबल हो पाती हैं। नहीं तो आप थोड़ी दिनों बाद ये भूल जाते हैं कि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन किधर से होता है, बल्गिंग सरफेस से कि हालो सरफेस से। कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो रियल होता है कि वर्चुअल होता है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। तो ये जितने भी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मिरर के केस में, बार बार उसको हम रिपीट करते रहेंगे ताकि ये कुछ दिनों बाद, कुछ थोड़ी देर बाद सुनते सुनते आपको ये याद हो जाए। तो कॉनकेव मिरर में ये बल्गिंग सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं, हालो सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट पोल होगा, और जिससे ये बनाया गया है उसका एक अपना सेंटर होगा, उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती हुई जो लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होगा, दैट इज फोकस। बिल्कुल सेम चीज़ आप इधर भी दिखा सकते हैं, और अगले मिरर के लिए भी ऐसा ही सोच सकते हैं। तो ये पोल हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये फोकस हुआ। इसी तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ से पास हुआ है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बिल्कुल बीच में क्या है, फोकस है। तो रूल नंबर 1 यही कहता है कि जब भी किसी मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल, 3 रूल हैं। रूल नंबर 1 कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई लाइट इंसिडेंट हो, इसमें भी आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट दिखा सकते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई लाइट पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है, इस तरह से। तो मिरर चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये वापस फोकस से होकर जाएगी। तो यहां पर तो रियल में फोकस से होकर जाएगी, बट इसमें तो फोकस से नहीं जा सकती ना। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में ये वाला जो हालो सरफेस होता है उसको हम पॉलिश कर देते हैं। तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास तो नहीं हो पाएगी, बट फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी, इस तरह से। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर का होता है, कन्वर्जिंग का नहीं। तो पहली बात तो ये लाइट जो पैरेलल जा रही है वो फोकस पर जा ही नहीं सकती है। फोकस पर जाने का मतलब कि लाइट कन्वर्ज हो गई, और ये डाइवर्जिंग नेचर का है। तो जो लाइट इसके ऊपर पैरेलल जा रही है इसको डाइवर्ज करना है, तो डाइवर्ज तो करेगी, यहां पर कन्वर्ज करेगी। बट दोनों में कॉमन ये है कि ये कन्वर्ज करेगी तो फोकस से लाइट पास होगी, और ये जब डाइवर्ज करेगी तो फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी, महसूस होगी, प्रतीत होगी। ठीक, ये रूल नंबर 1 हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है उसके लिए। अब जस्ट इसी का उल्टा आप रूल नंबर 2 देखिए कि पैरेलल की बजाय अगर कोई फोकस से लाइट पास हो, जब मिरर के फोकस से लाइट पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, एकदम इसी का उल्टा। पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी, और फोकस से अगर जाएगी तो पैरेलल पास होगी। बिल्कुल वही चीज आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी। ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी आप देखेंगे यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हुआ, ये आपका पोल हुआ, और लाइट को कैसे पास कराना है, तो फोकस से पास कराना है। तो फोकस से कैसे लाइट को पास कराएं, ऑब्जेक्ट तो हम लेफ्ट में रखते हैं,
तो फोकस से पास कराने का मतलब कि फोकस की तरफ तो भेज सकते हैं। तो अगर कोई लाइट फोकस की तरफ जाती हुई अपीयर हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो पैरेलल रे फोकस से पास होने वाली रे पैरेलल, जस्ट उल्टा हो गया। और लास्ट जो प्रॉपर्टी, जो रूल है इमेज फॉर्मेशन का, वो ये है कि अगर कोई रे इस सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पर रिटर्न हो जाती है। यहाँ पर भी आप वही चीज़ दिखा सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो लाइट नहीं जा पाएगी क्योंकि इधर पॉलिश किया गया है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो लाइट जा रही है, सपोज कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम पाथ पर, उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 रूल हैं इमेज फॉर्मेशन के, बिल्कुल सेम तरीके से लागू होंगे, जैसे कॉन्केव पर लागू होंगे वैसे ही कॉन्वेक्स पर लागू होंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि ये डाइवर्जिंग नेचर का है, ये कन्वर्जिंग नेचर का है। तो इन्हीं तीनों रूल में से कोई भी दो रूल आप अगर यूज करते हैं, इन तीनों में से कोई भी 2 रूल आप यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कॉन्केव मिरर कैसा का इमेज कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट का, कॉन्वेक्स मिरर में किसी रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यही देखने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के केसेस को डिस्कस करने के बाद फिर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। इसमें देखिए कॉन्केव मिरर की अगर हम बात करें तो कितने कंडीशंस इसमें बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, तो उसके बेसिस पर मैंने ये 6 सैंपल बना दिए हैं। और आप देखिए कि एक जो कॉन्केव मिरर है इसमें यहाँ पर एक पॉइंट होता है, पोल होता है, और इस मिरर का जो सेंटर होता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक पॉइंट होता है इसका फोकस। तो ऑब्जेक्ट को हम कितने, ये 6 कंडीशन हमने क्यों बनाए हैं वो आप देखिए। सबसे पहले तो आप देखिए ये जहां तक हमने लाइन ड्रॉ करी है इसका मतलब ये लेंथ हमको पता है, ये नोन लेंथ है या ये फाइनाइट लेंथ है। इसके आगे जो इधर पोजीशन होगी उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट। तो जहां तक लाइन ड्रॉ किया गया है ये फाइनाइट है, उसके बाद इनफाइनाइट है। तो ऑब्जेक्ट को हम एक बार कहां रख सकते हैं, इनफाइनाइट पर रख सकते हैं सबसे पहले कंडीशन में, और उसके बाद देखेंगे कि ये हमारा कॉन्केव मिरर उस इनफाइनाइट पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो दूसरा ये हो सकता है कि इनफाइनाइट पर ना हो, फाइनाइट डिस्टेंस पर ही हो, बट सी से दूर हो। तो सी से दूर हो लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस में हो, यानी आप कह सकते हैं कि सी और इस इन्फिनिटी वाला जो पॉइंट है इस दोनों के बीच में, इसी को हम बियॉन्ड सी भी बोलते हैं। बियॉन्ड सी का मतलब इन्फिनिटी भी नहीं जा सकते हैं आप, है ना, इन्फिनिटी का एकदम अलग केस है। बियॉन्ड सी का मतलब कि लेंथ फाइनाइट है बट सी से दूर है, तो बियॉन्ड सी बोल सकते हैं आप, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी बोल सकते हैं। ये दूसरा पोजीशन हो गया। इस कंडीशन में हमको देखना है कि कॉन्केव मिरर कैसा इमेज बनाएगा, किस नेचर का बनाएगा और कहां पर बनाएगा। तीसरा पोजीशन यही हो सकता है, हमारे पास खास जगह है सी, इसी के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, आप देखिए कि सी और एफ के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। बीच का मतलब बिल्कुल बीच में नहीं, मतलब इस लोकेशन के बीच में कहीं भी। पांचवा कंडीशन हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर रख दें, और छठा कंडीशन हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच, पोल और फोकस के बीच कहीं पर रख दें। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को रखने के 6 अलग अलग पोजीशंस बन रहे हैं, और इन 6 अलग अलग पोजीशंस में ये जो इमेज बनाएगा वो थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा आपको हर एक केस में। तो हमको यही देखना है कि ये हमारा कॉन्केव मिरर अलग अलग पोजीशन में रखे हुए ऑब्जेक्ट का किस तरीके का इमेज बना सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर टोटल 6 सैंपल लिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये 6 सैंपल में हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगा। तो सबसे पहला आप देखिए, सबसे पहला केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, इसका डायग्राम बनाने के अलग अलग तरीके, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से रहता है, बट मेन जो उनका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट अगर ऑब्जेक्ट हमारा जो है जिससे होकर के वो लाइट आ रही मिरर के ऊपर, अगर वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और उस ऑब्जेक्ट से पास होने वाली लाइट इस मिरर के ऊपर पहुंच पा रही, तभी तो इमेज बनेगा। तो अगर आप ये एज्यूम करते हैं, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट से पास होने वाली लाइट इस मिरर पर पहुंच पा रही है,
तो इसका मतलब कि वो जो लाइट थी वो कैसी थी, वो पैरेलल थी। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लाइट इंफिनिटी तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगी इसी तरीके से सीधे सीधे। तो इसका मतलब कि वो जो लाइट थी वो पैरेलल लाइट थी, वो उसी तरीके से पैरेलल एक दूसरे से बिना कन्वर्ज हुए या बिना डाइवर्ज हुए, बिना कन्वर्ज हुए या बिना डाइवर्ज हुए वो सीधे जा रही थी। तो किसी भी तरीके से अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पर है उससे रेज पैरेलल आ रही हैं, तो वो पैरेलल रेज चाहे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लीजिए या मत लीजिए, इमेज आपको उसी पोजीशन में मिलेगा। बट एक चीज है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उन रेज को एक्सेप्ट करते हैं जो इंफिनिटी से लाइट आ रही है, अगर आप उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक्सेप्ट करते हैं तो इमेज इसका फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये देखिए पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होती है, पीछे आपने रूल पढ़ा, 3 रूल में से सबसे पहला रूल यही था कि पैरेलल जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। ये पैरेलल रे भी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी और दोनों रेज जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इमेज बन जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इन रेज को दिखाते हैं तो आपको मिलेगा कि फोकस पर इमेज बन रहा है। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेने की बजाय कोई भी 2 पैरेलल रेज आप ऐसे इस तरह से दिखाइए, एक को आप फोकस से पास करिए और दूसरे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास करिए, तो जो सी से लाइट पास होगी वो तो उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी, लेकिन जो एफ से लाइट पास होगी वो तो पैरेलल हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि जस्ट इसी फोकस के नीचे दोनों एक दूसरे को काट रहे होंगे, उसमें भी इमेज आपको कहां पर मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप बनाएंगे तो इमेज आपको फोकस पर मिलेगा। अब आपको यही देखना है कि ये इमेज जो बना है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप देख लीजिए कि ये इमेज कहां बना है, एट एफ, फोकस पर। साइज क्या है इसका, तो बहुत छोटा बोल सकते हैं और इसके केस में आप इसको पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, पॉइंट साइज बोलते हैं, डिमिनिश्ड भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब 2 रेज आपस में एक दूसरे को रियली जाके इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तब जो इमेज बनता है उस इमेज को हम बोलते हैं रियल। और जो भी इमेज रियल होते हैं वो हमेशा नेचर में कैसे होते हैं, इन्वर्टेड, है ना। जो भी इमेज रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा, जो भी इमेज वर्चुअल होगा वो इरेक्टेड होगा, क्योंकि जय के साथ बीरू, हीरा के साथ मोती और पानी के साथ पूरी आता है। इसी तरीके से अगर इमेज रियल है तो कोई डाउट नहीं है, आप देखिए यहां पर दोनों रेज ने रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है तो रियल होगा, और रियल होगा तो कंफर्म है ये इन्वर्टेड भी होगा। ठीक है, तो हमेशा इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए कि रियल इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इरेक्टेड होता है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है कॉन्केव मिरर के सामने, तो उसका इमेज फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है, बिंदु आकार का बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पर था, दूसरा केस क्या हमने लिया था, अब आप समझ गए होंगे कंडीशन को। इस बार ऑब्जेक्ट को हमको इंफिनिटी से और आगे बढ़ाना है। इंफिनिटी से और आगे का मतलब कि सी और इंफिनिटी के बीच में, जिसको हम बियॉन्ड सी बोलते हैं। ठीक है, बियॉन्ड सी, सी से दूर। इसमें इमेज कहां पर बनेगा, तो जो 3 रूल आपने पढ़े हैं उसी में से कोई 2 आप यूज करिए, आपको पता चल जाएगा। एक पैरेलल रे पास कर रहे हैं और पैरेलल रे पास होती है फोकस से, एक रे को आप फोकस से पास करिए तो जो रे फोकस से पास होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद जस्ट पैरेलल हो जाती है। तो अब देखिए ये दोनों जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं, इन दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज ने एक दूसरे को यहां पर काटा है तो यहीं पर बन जाएगा इमेज, और सचमुच में आके यहां पर काटा है, इसलिए ये जो इमेज बन रहा है वो रियल है। तो आप कह सकते हैं कि इमेज कहां पर बना है, देखिए फोकस और सी के बीच में, तो एट या बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ ये इमेज बनेगा। दूसरी बात जो इसका साइज है वो क्या है, अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है, ये स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, या इसको आप डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। बट ये बात ध्यान रहे कि ये जो इमेज बना है इस बार, वो पिछली बार जो इमेज बना था उससे बड़ा होता है, लेकिन अभी भी ये जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो हम यहां जो भी टर्म यूज कर रहे हैं ना वो ऑब्जेक्ट के केस में कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रिलेटिव बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज है कि ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो इस वाले इमेज से ये वाला इमेज बड़ा है, लेकिन अभी भी ये इमेज अपने ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो डिमिनिश्ड बोल दीजिए या स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बोल दीजिए। और तीसरा केस आप समझ रहे हैं कि अगर सच में आंख काटी हैं तो इमेज रियल होगा, और रियल है तो कंफर्म है इन्वर्टेड भी होगा। ठीक है,
तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 इमेज फॉर्मेशन का आपने देखा। अब केस नंबर 3 में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पहले आपने इन्फिनिटी पर रखा, फिर C और इन्फिनिटी के बीच में रखा, अब कहाँ रखेंगे, C के ऊपर। ये F है, ये C है। C के ऊपर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, C के ऊपर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसे मिलेगा, एक पैरेलल रे आप पास कर सकते हैं। कहाँ से पास होगा पैरेलल रे, फोकस से। और एक रे कहाँ से पास कर सकते हैं, फोकस से। फोकस से जो रे जा रही है वो कैसे लौटेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौटती है। और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, जस्ट इसी के नीचे। अब हमने तो मेजरमेंट करके किया नहीं है, इस वजह से थोड़ा तिरछा जा रहा है, बट ये जस्ट इसी पॉइंट के नीचे एक दूसरे को काटती हैं, सी के जस्ट नीचे यहाँ पर। और अभी जो इमेज बना है वो इमेज एक तो बना है पॉइंट सी के ऊपर, और दूसरी बात ये कि जो इमेज इस बार बना है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल इक्वल बनता है। तो यहाँ पर देखिए जो इमेज बना था वो ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटा था, यहाँ पर जो इमेज बना था वो सिर्फ छोटा था, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बस छोटा था। यहाँ जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर है, सेम टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और तीसरी बात ये कि इस बार जो इमेज बना है ये भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा वो रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के ऊपर ही बनेगा, और जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज के बराबर साइज वाला इमेज बनेगा। लेकिन दोनों लाइनें एक दूसरे को बिल्कुल रियल में आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, इसलिए जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। और रियल जो भी इमेज होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, तो ये इन्वर्टेड भी है, उल्टा भी। ऑब्जेक्ट आपका इस टाइप से था, इमेज आपको इस टाइप से मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस अब आप समझ गए होंगे। एक आप पैटर्न अगर देखें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, तो आगे के केसेस को आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। आपने क्या किया है, पहले, दूसरे और तीसरे में जाने में हर बार ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपने आगे बढ़ाया। जो टोटल 6 कंडीशन थे उसके अकॉर्डिंग आपने ऑब्जेक्ट के पोजीशन को आगे बढ़ाया है। रिजल्ट क्या मिला है कि इमेज का साइज लगातार बहुत छोटा था, फिर छोटा था, अब बराबर हुआ। ठीक है, पोजीशन की बात करें तो पहले इमेज फोकस पर बना था, उसके बाद फोकस से और इधर आया, उसके बाद जहां भी इसमें इमेज बना था उससे भी और इधर आया। तो आप देखिए कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज इधर की तरफ, पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा है, और साइज भी उसका लगातार बड़ा होता जा रहा है। तो इस बार जब आप ऑब्जेक्ट को C से और आगे बढ़ाएंगे, C और F के बीच में रखेंगे, तो ये जो इमेज C पर बन रहा था वो C से दूर चला जाएगा, और साइज क्या होगा, बहुत छोटा था, छोटा था, बराबर हुआ तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस का रिजल्ट आपको पता है, सिर्फ आपको डायग्राम बना लेना है। ये पॉइंट C है, ऑब्जेक्ट को C पर रख चुके थे, इस बार C से और आगे बढ़ाएंगे तो C और F के बीच में कहीं रख देते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये कॉन्केव मिरर है, मतलब कि बल्गिंग सरफेस को पॉलिश करना पड़ेगा, हालो सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। पैरेलल रे पास हुई, कहाँ से जाती है पैरेलल रे, 3 रूल आपने पढ़े हैं। पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होती है, तो फोकस से पास करा दिया हमने। एक और आप लाइट पास करेंगे, कोई एक और रूल यूज करिए तीनों में से, तभी 2 लाइन मिलेंगी। तो एक आप फोकस से पास करा के देखिए, जो लाइन फोकस से पास होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल रिटर्न होती है, तो बिल्कुल पैरेलल रिटर्न होगी। और यहाँ पर सपोज कहीं पर ये एक दूसरे को काटेंगी, जहाँ पर काटेंगी उसको जस्ट ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये इमेज। और ये जो इमेज बना है इस बार अगर देखा जाए कहाँ बना हुआ है, तो C से दूर बना हुआ है, लेकिन इन्फिनिटी से पहले बना हुआ है। C से दूर लेकिन इन्फिनिटी से पहले, दैट मीन्स बियॉन्ड C। इमेज जो बना है वो बियॉन्ड C। साइज की बात करें तो यहां पर सेम साइज का इमेज बना हुआ था, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का इमेज था, लेकिन यहां जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो आप इसको लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इसी को इनलार्ज भी लिखा रहता है, इनलार्ज हो गया है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और तीसरी चीज ये कि ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सचमुच में एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए इमेज रियल है, और रियल है तो कंफर्म है कि इन्वर्टेड भी होगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 5th केस काफी इंटरेस्टिंग, और अब आपको मौका मिला है अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने का। जैसे आप कहावत सुने होंगे ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, लेकिन मुझे लगता है कि ये न्यायप्रिय बात नहीं है। ईंट का जवाब आप पत्थर से क्यों देंगे? पत्थर का जवाब आप पत्थर से दीजिए और ईंट का जवाब ईंट से दीजिए, तभी हिसाब बराबर होगा। ठीक है,
तो देखिए यहां से केस नंबर 1 और केस नंबर 5 में यही बात है कि आपको इस ईंट का जवाब ईंट से देना है, या कह लीजिए पत्थर का जवाब आपको पत्थर से देना है। कैसे जवाब देना है? क्या हुआ था आपके साथ कि आपने जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था तो इस मिरर ने क्या किया था, इस मिरर ने उस इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का, इन्फिनिटी पर रखे बड़े ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा छोटा बिंदु के साइज का यहां पर इमेज बनाया था। कहां पर? फोकस पर। तो इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का बहुत छोटा इमेज इन्होंने फोकस पर बनाया था। तो बदला जब आप लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसी फोकस के ऊपर एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट रखेंगे, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट, इन्होंने बहुत छोटा सा इमेज बनाया था, तो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट यहां पर रखेंगे और इमेज कहां बनवाएंगे? इन्फिनिटी पर। इन्होंने इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का फोकस पर छोटा इमेज बनाया था, तो हम फोकस पर रखे छोटे ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पर बड़ा इमेज बनवाएंगे। तो यहां पर आपने छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया, एक रे आप पैरेलल ले जाइए, पैरेलल रे आप जानते हैं कि फोकस से पास होती है। अब एक और रे कहां से पास करें? 3 रूल आपको पता है। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे फोकस से पास होती है, एक जो फोकस से पास होती है वो पैरेलल लौटती है, और एक जो सी से जाती है वो सी पर ही वापस आती है। अब आप इसमें देखिए कि पैरेलल रे तो आपने पास करा दिया, लेकिन आप रूल नंबर 2 यहां यूज नहीं कर पाएंगे। आप फोकस से लाइट को पास नहीं करवा पाएंगे क्योंकि उसी फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, और आपको पता है चिराग तले अंधेरा होता है ना, चिराग तले अंधेरा होता है। ये ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है, जिस पॉइंट के ऊपर ही रखा है, उस पॉइंट के पर से आप कोई लाइट यहां से पास नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसलिए ये पैरेलल रे फोकस से पास हो जाएगी, लेकिन रूल नंबर 2 नहीं यूज कर पा रहे हैं तो रूल नंबर 3 यूज करेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि सी से पास होने वाली जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पॉइंट पर लौट आती है। तो जो इसमें ऐसी वाली रेज होंगी इस टाइप से, जो भी रेज इस टाइप से मिरर पर जा रही होंगी, ऐसा लगे कि ये ऐसे जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे लगे कि सी से ऐसे होती हुई जा रही हैं, तो वो सेम पाथ पर रिटर्न होके ऐसे वापस आ जाती है। ठीक है, तो पैरेलल रे फोकस से पास होती हुई निकल जाएगी, और जो रेज इस वाले रास्ते से जाती हुई दिख रही थी, ऐसी वाली जो रेज जाएंगी, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट से ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रहे होते हैं, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सिर्फ 2 रूल हम जान जाते हैं, तो हम बता सकते हैं कि इमेज कहां पर बनेगा। इसीलिए इसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। जियोमेट्री के बेसिस पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि इमेज कहां पर बनेगा। तो कोई भी 2 अगर आपको मिल जाए तो आप बता सकते हैं इमेज। तो आपने ये वाली रे को सिलेक्ट किया जो ऐसे जा रही थी, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ पर वापस आ जाएगी, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल ऐसे जाएंगे। और कहां तक जाएंगे? तो पैरेलल रेज है तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, पैरेलल रेज तो इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो आप देखिए कि ये इन्फिनिटी पर जाएंगे और दोनों पैरेलल हैं, तो आप अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे, पैरेलल रेज है तो कभी नहीं कट करेंगे। बट ये 100% पैरेलल नहीं होती, बट हल्का सा, बहुत हल्का सा एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होती हैं। लेकिन बहुत हल्का सा कन्वर्ज होने की वजह से आप इमेजिन करिए बिल्कुल पैरेलल है तो कभी कट ही नहीं करेंगी, कभी कट नहीं करेंगे तो कभी इमेज नहीं बनेगा। लेकिन ये बिल्कुल पैरेलल नहीं होती है, हल्का सा आप मान सकते हैं, बहुत हल्का सा दिखाया जाए इसको, तो इन दोनों बहुत हल्का सा कन्वर्ज होने की वजह से ये ऐसे ऐसे करके कहां तक चली जाएंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने से पहले बहुत दूर चली जाएंगी, और इसी वजह से कहा जाता है कि ये बहुत दूर या इन्फिनिटी पर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे मिलाएंगे, तो जो इमेज बनेगा वो हमको बहुत बड़ा मिलेगा इस ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में। तो आप कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा इस बार। ये तो बड़ा ही था सिर्फ, इस बार जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इसको आप हाईली इनलार्ज्ड बोल सकते हैं। ठीक है, हर बुक में अपना अलग अलग सबका तरीका है। कोई हाईली मैग्नीफाइड बोलता है, कोई यहाँ लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलता है, कोई इनलार्ज भी लिखता है। तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, बट आप ये चीज को फील करते रहिए। ये जो इमेज बना था वो बहुत ज्यादा छोटा था, ये इमेज सिर्फ छोटा बोला जाएगा। ठीक है, और ये तो बराबर था, ये बड़ा है, लेकिन अभी जो बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, तो हाईली इनलार्ज हो गया। और एक चीज क्या लिखते हैं हम लोग, इमेज का नेचर, तो ये जाके इंटरसेक्ट रियल में करेंगी, तो रियल में करेंगी तो इमेज भी रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है ना। तो केस नंबर 5 एक तरीके से आप कह सकते हैं केस नंबर 1 का बदले की भावना से किया गया काम है, कराया गया काम है। केस नंबर 6 आप देखिए,
अच्छा, इसमें हम पोजीशन लिखना भूल गए हैं, तो आप देखते रहिए कि ये आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर है। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में है। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एफ के ऊपर है। और अब जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो एफ और पी के बीच में रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में। तो दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, कॉनकेव मिरर है आपका ये, और इसके बाद ये फोकस है, इसके बाद ये इसका सी है। तो इस बार जब ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बीच में कहीं रखेंगे तो क्या होगा, एक पैरेलल रे पास कराइए, फोकस से पास हो जाएगा, और एक रे जो सी से ले जाएंगे वो वापस इसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगा, रूल नंबर 3। और ये रूल नंबर 1 इमेज फॉर्मेशन का, जो रूल नंबर 1, 2 और 3 आपने देखा था, तो ये रूल नंबर 1 है और ये रूल नंबर 3 है। और आप देखिए कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो लगातार डाइवर्ज हो रही हैं, तो डाइवर्जिंग रेज तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जो दोनों रेज हैं पीछे, हमारी आंख जो है पीछे की तरफ ट्रेस करती है, कल के लेक्चर में बताए थे। तो इन दोनों को अगर आप पीछे की तरफ ऐसे ट्रेस करेंगे तो ये आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आती हुई महसूस होंगी, और ये दोनों रेज जहाँ से आती हुई महसूस हो रही है वहीं पर आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। और चूंकि ये रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इधर पॉलिश किया गया है तो ये रेज उस पार जा ही नहीं सकती, रेज तो रिफ्लेक्ट होके इधर गई है ना, तो रियल में ये रेज इधर कट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इसीलिए जो इमेज बनेगा इसको हम रियल की बजाय वर्चुअल बोलेंगे। वर्चुअल इमेज को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। तो इमेज जो बना है वो पहली बात तो बिहाइंड द मिरर, पोजीशन की अगर हम बात करें तो बिहाइंड द मिरर, और दूसरी चीज ये कि साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, आप इसको इनलार्ज बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और लास्ट में एक चीज आता है नेचर ऑफ द इमेज। तो बहुत ही अलग ये केस आपको दिख रहा है कि कॉनकेव मिरर जो अभी तक रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाया था, वो इस बार वर्चुअल इमेज बना रहा है। और वर्चुअल इमेज इरेक्टेड होते हैं, आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं, जय के साथ बीरू आता है, इसका मतलब ये आभासी है, ये वर्चुअल है, तो इमेज इरेक्टेड ही होगा, और दिख भी रहा है ना। वर्चुअल तो इरेक्टेड ही होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कॉनकेव मिरर से 6 केसेस होते हैं, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के 6 अलग अलग पोजीशन में आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो अलग अलग तरीके का आपको इमेज दिखाई देता है। कभी साइज बदल रहा है, तो कभी नेचर बदल रहा है, कभी पोजीशन बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है इसका, ठीक है। अच्छा, अगर इस चीज को आप नहीं समझते हैं, ये जो 6 कंडीशन है, बहुत सारे लोग इसको याद करते हैं। पहली बात तो आपको याद नहीं करना है, इसलिए मैंने इतना अच्छा खासा समय दिया है और हर चीज को समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाता है तो जब आप न्यूमेरिकल करने जाएंगे ना, तो दिमाग में आपके एक पिक्चर बनेगा कि कैसे सिचुएशन में बात हो रही है, और इस इमेज के नेचर के बेसिस पर आप साइन कन्वेंशन को और अच्छे से यूज कर पाएंगे कि u की वैल्यू, v की वैल्यू, f की वैल्यू प्लस रखना है कि माइनस रखना है। इमेज अगर रियल बना है तो राइट में बना होगा कि लेफ्ट में बना होगा। तो आप कंक्लूजन अगर यहां से निकालें न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो बहुत तरह का इमेज बनाता है, मल्टी टैलेंटेड है ना। जैसे संजू एक फिल्म है ना, आपने देखा होगा, एक ही आदमी 6 अलग अलग तरीके का कैरेक्टर प्ले करता है, बिल्कुल ये उसी टाइप का है। एक ही मिरर है और 6 अलग अलग तरीके से आपको इमेज दिखा रहा है, ठीक। तो ये जो कॉनकेव मिरर है, पहली बात तो बहुत छोटा इमेज भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, और सेम साइज का भी बना सकता है, ऑब्जेक्ट से और बड़ा बना सकता है, ठीक है, और बहुत बड़ा बना सकता है, यानी इनलार्ज वाला केस हो गया। साथ ही साथ इन 5 केस में इसने रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाया है, बट छठे वाले केस में ये वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज भी बना सकता है। तो आप देखिए कि इस कॉनकेव मिरर के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ये छोटा इमेज भी बनाता है, ये बड़ा भी बनाता है, बहुत बड़ा भी बनाता है, और बराबर वाला भी बनाता है। और एक चीज यहां पर ध्यान रखें कि जो यहां पर जितने भी रियल इमेज बन रहे हैं वो इस मिरर के लेफ्ट में बन रहे हैं, मिरर के लेफ्ट में बन रहे हैं, मिरर के लेफ्ट में बन रहे हैं। तो ये पॉइंट आप नोटिस इसलिए करिए क्योंकि जब आप लेंस में पहुंचेंगे ना, तो लेंस में भी आपको ऐसे ही 6 कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। तो आप वहां के 6 कंडीशन और यहां के 6 कंडीशन में कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए अभी से कुछ चीजों को दिमाग में आप रखिए। वहां पर हम पहुंचेंगे तो इस चीज को भी आपको वहां पर पॉइंट आउट करेंगे, याद दिलाएंगे, बट अभी आप इसको ध्यान रखे रहेंगे तो वहां पर आपको आसान लगेगा कि जितने भी रियल इमेज बने हैं इस मिरर में,
कॉनकेव मिरर में वो सब के सब लेफ्ट में बने हुए हैं। और किसके लेफ्ट में, तो यही इसी पॉइंट को आप देखिए, मिरर बोलिए चाहे पोल कहिए, पोल के लेफ्ट में सारे इमेज रियल इमेज बने, और जो लास्ट में वर्चुअल इमेज बना है वो राइट में बना है। और जो वर्चुअल इमेज ये कॉनकेव मिरर आपका बनाता है, इसकी भी खास बात है कि वर्चुअल इमेज बाई कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है ना। जो वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर बनाया है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, बिहाइंड द मिरर बना है। और इसी में बहुत सारी चीजें, आप इसके एप्लीकेशन वगैरह को भी समझ सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कॉनकेव मिरर का क्या यूज है, पहली बात तो ये कन्वर्जिंग नेचर का है, तो हमने पीछे आपको बता दिया उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर कि टेबल लैंप पे यूज हो सकता है, ENT डॉक्टर्स जो है इसको यूज कर सकते हैं। इस वाली प्रॉपर्टी का हम कहाँ यूज करते हैं, इस प्रॉपर्टी का हम यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर हमको पैरेलल लाइट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि जो टॉर्च होता है, कोई टॉर्च होता है ना, सर्च लाइट जिसको बोलते हैं, हम चाहते हैं कि वो पैरेलल लाइट निकले और बहुत दूर तक जाए, क्योंकि जो डाइवर्जिंग नेचर वाली लाइट होती है ना वो फैल जाती है, तो बहुत दूर तक नहीं ट्रेवल कर पाती। तो जहां पर भी हमको पैरेलल लाइट चाहिए, जैसे कि सर्च लाइट में हम ये यूज करते हैं, इस फोकस वाले पॉइंट पर उसका बल्ब होता है, किस सरफेस, और जो उसका सरफेस होता है वो कॉनकेव मिरर का काम करता है। तो आप इमेजिन करिए कोई कॉनकेव मिरर है, उसका सरफेस है और उसके फोकस पर आपने बल्ब रख दिया है, तो जब वो बल्ब जलेगा फोकस पर रखा हुआ, उससे जो लाइट निकलेगी और वो इसके सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो बिल्कुल कैसे जाएगी, पैरेलल, है ना। ये सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पर फोकस पर, तो पैरेलल रेज ऐसे निकलेंगी और पैरेलल रेज तो बहुत दूर तक जाती है। और कहाँ पर यूज होता है, तो गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है, सड़क पर जब रात को चलते हैं तो हमारा टारगेट होता है सड़क पर बहुत दूर तक दिखाई दे, तो गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें जो बल्ब होता है वो उसके चारों ओर जो सरफेस होता है वो कॉनकेव मिरर का काम करता है। उस कॉनकेव मिरर के फोकस पर रखा होता है वो उसका बल्ब, ताकि जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर निकले तो निकलने के बाद वो बिल्कुल पैरेलल आगे बढ़े। इस प्रॉपर्टी का हम कहाँ यूज करते हैं, तो सेविंग करने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, कॉनकेव मिरर का ही। और यही वाली प्रॉपर्टी है कि जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में, सपोज ये कोई कॉनकेव मिरर है, अगर हम अपने फेस को इसके पोल, इसका एक पोल होगा इसके बिल्कुल बीच में और इसका एक फोकल लेंथ होगा, मान लीजिए कि ये 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर जो भी है, तो अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो इसी के बीच में अगर हम फेस को रखेंगे तो उसका सीधा और बड़ा इमेज दिखाई देगा। ठीक है, तो सेविंग करने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ये प्रॉपर्टी है। सर्च लाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। बाकी जगहों पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर नजदीक ले जाएंगे तो साइज उसी तरीके से बड़ा होता है, बहुत स्पेशल यूज नहीं कर सकते हैं। कन्वर्जिंग नेचर का ये स्पेशल यूज है कि इसको हम टेबल लैंप में यूज करते हैं, ENT डॉक्टर्स लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें और एक एक चीज को आप देख लें ध्यान से। अगर ये समझ में आता है तो न्यूमेरिकल्स करने में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि फार्मूले बहुत टफ नहीं है इस चैप्टर में, 2 फार्मूले हैं और बहुत आसानी से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करें। अब हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी बुक में सिर्फ एक कंडीशन होता है और बहुत सारी बुक में 2 कंडीशन होता है। तो मुझे लगता है कि 2 कंडीशन करके अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैं 2 कंडीशन के रूप में आपको बता रहा हूँ। कॉन्वेक्स मिरर में पहली बात तो 6 कंडीशन नहीं बनेगा, इसलिए क्योंकि आपके पास लोकेशन सिर्फ 2 ही बन पा रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इस साइड सारी चीजें होंगी, बट ऑब्जेक्ट जो आप रखते हैं वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो मिरर के लेफ्ट साइड में जब ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे तो 2 ही कंडीशन, इधर कोई स्पेशल लोकेशन तो आपके पास है नहीं, या तो आप उसको इनफाइनाइट लीजिए या तो कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस लीजिए। तो इसी वजह से कॉन्वेक्स में 6 कंडीशन नहीं बनेगा, सिर्फ 2। और वो जो 2 भी है उसको बहुत सारी बुक में सिर्फ 1 बनाया जाता है, क्योंकि इमेज के नेचर में कोई चेंज नहीं आता है। आप अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तब भी जिस नेचर का इमेज बनाएगा, उसी तरह से आप फाइनाइट डिस्टेंस पर रखेंगे तब भी बनाएगा। लेकिन बहुत सारे डाउट्स को क्लियर रखने के लिए मैं इसको 2 करके ही आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर में आपने एक बार इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट को रखा, केस नंबर 1 जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, और केस नंबर 2 जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर हो। फाइनाइट डिस्टेंस पर कहां पर हो तो कोई स्पेशल लोकेशन बता नहीं सकते, इधर कोई ऐसी जगह नहीं है, इसलिए बस आप फाइनाइट बोल सकते हैं। ये इसका पोल हो गया और इधर इसका फोकस होगा, उसके बाद इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इन्फिनिटी पर अगर कोई आप ऑब्जेक्ट रखे हैं तो आपने पिछले में भी देखा कॉन्केव में कि इन्फिनिटी पर रखे किसी ऑब्जेक्ट का अगर कोई लाइट, उससे पास होने वाली लाइट मिरर तक पहुंच पा रही है, दैट मीन्स वो जो लाइट आ रही थी वो पैरेलल थी। पैरेलल लाइट ही इन्फिनिटी तक ट्रेवल कर पाती है। तो पैरेलल लाइट अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखाते हैं तो इमेज फॉर्मेशन आसानी से आप समझ सकते हैं।
देखिए इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट से ये पैरेलल लाइट आती हैं और पैरेलल रेज कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि फोकस से ऐसे जाती हुई अपीयर होती है, और इसमें भी ऐसा ही आप दिखाएंगे, ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है। तो आप देखिए कि ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनको जब पीछे की ओर ट्रेस करेंगे तो ये यही फोकस से ही निकलती हुई अपीयर हो रही हैं या यहीं पर मिल रही हैं, एक्चुअली नहीं मिल रही बट मिलती हुई अपीयर हो रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बन गया, फोकस पर। लेकिन रियल इमेज नहीं बना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो रेज है रिफ्लेक्टेड उन्होंने रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया है। ये तो हमने पीछे की तरफ ट्रेस किया तो हमको ऐसा लग रहा है, अपीयर हो रहा है, तो इमेज तो यही दिखेगा। तो ये इमेज कहाँ बना है, एट फोकस। और क्या खास बात है, साइज ऑफ इमेज क्या है, तो वही जैसे उसमें था पॉइंट साइज का। जैसे कॉनकेव मिरर में आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज फोकस पर और पॉइंट साइज का बनता है, वैसे कॉन्वेक्स में भी होता है। बट कॉनकेव में जो इमेज बना था वो रियल था, यहाँ जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो फिर इरेक्टेड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। केस नंबर 2, जब किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को रख दें, किसी भी पॉइंट पर इधर कहीं भी रख दें, तो जो इमेज बनेगा ये फोकस हो गया, ये सी हो गया, ये पोल हो गया। पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, तो पैरेलल रे पहली बात तो इधर आपने पॉलिश किया है तो लाइट इधर जा नहीं सकती है, डाइवर्जिंग नेचर का है तो ये तो डाइवर्ज करेगी। पैरेलल है तो कहाँ से डाइवर्ज हो, कहाँ से जाती हुई अपीयर होगी, फोकस से, तो ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल रही है। और एक रे अगर आप ऐसे पास कर दें जो ऐसा लगे कि सी की तरफ जा रही है, तो सी की तरफ जाती हुई जो लाइट होती है वो सेम पाथ पर रिटर्न हो जाती है। रूल नंबर 3, इमेज फॉर्मेशन का रूल नंबर ये 3 है और ये इमेज फॉर्मेशन का रूल नंबर 1 है। तो देखिए ये जो रे है जो सी की तरफ जा रही थी वो उसी पाथ पर रिटर्न हो गई, और ये जो रे पैरेलल थी वो ऐसा लग रहा है फोकस से निकलती हुई जा रही है। तो दोनों रेज को, ये रिफ्लेक्टेड रे को हमने पीछे की तरफ ट्रेस किया तो हमको लगा कि फोकस से निकल रही है, और ये वाली रे जो कि सी की तरफ जा रही थी वो तो डॉट डॉट करके हमने सी की तरफ दिखाया ही है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों रेज यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए यहीं पर ये इमेज बन जाएगा। और रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, रियल में रिफ्लेक्टेड रेज इधर बाहर निकल रही हैं, जो इनके बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ रही, तो इधर तो वो कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। तो यही आपने दिखाया कि दोनों को पीछे की तरफ ट्रेस करें तो यहाँ पर वो काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इमेज कहाँ बन जाएगा, फोकस और पोल के बीच, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। और जो इमेज बन रहा है वो इमेज का साइज क्या है, तो अभी भी डिमिनिश्ड इसको आप बोल सकते हैं, या स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेचर की बात करें, नेचर का मतलब कि रियल है कि वर्चुअल है, तो डॉटेड लाइन आपने बनाया है, रियल में इन्होंने इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो इसलिए जो इमेज है ये वर्चुअल बोला जाएगा। और वर्चुअल है तो इरेक्टेड भी होगा, रियल होता तो फिर इन्वर्टेड भी होता। ठीक है, आप देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी इमेज वर्चुअल है, इरेक्टेड है, इसमें भी इमेज वर्चुअल है, इरेक्टेड है। इसमें भी जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, इसमें भी जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। इसमें भी जो इमेज बना है वो पोल और फोकस के दायरे में आता है, इसमें भी जो इमेज बना है वो पोल और फोकस के दायरे में आता है। बट इन दोनों से एक सवाल का आंसर आपको मिलेगा। सवाल ये पूछा जाता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से मिरर की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो जो इमेज बनता है उस इमेज के नेचर पर क्या फर्क पड़ता है, उसके साइज पर क्या फर्क पड़ता है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर, बहुत छोटे साइज का। और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते गए, यानी कि आप यहाँ तक पहुँच गए, तो ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते बढ़ाते आपने देखा कि जो इमेज फोकस पर था बहुत छोटा था, वो इमेज अब फोकस से पोल की तरफ मूव करने लगा, और मूव करते करते साइज भी इससे थोड़ा बड़ा हो गया। तो इस सवाल का जवाब आप इनको इन दोनों डायग्राम से मिल जाएगा कि जब हम कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक बढ़ाते जाते हैं तो इमेज का साइज थोड़ा बड़ा होता जाता है, लेकिन वो अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज थोड़ा बड़ा होता जाता है, और जो इमेज है वो फोकस से मिरर की तरफ यानी पोल की तरफ ऐसे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये सवाल 1-2 बार पूछा गया है, इसलिए हमने इन दोनों को अलग करके बताया है, तो आपको इसको समझने में भी आसानी होगी, उस क्वेश्चन का आप जवाब भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो कॉन्केव मिरर है, अगर हम कंक्लूजन निकालें, आपने कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों पढ़ लिया, तो कंक्लूजन देख लीजिए, इसके बाद तो काफ़ी जल्दी से खत्म हो जाएगा। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो
कॉनकेव मिरर आपका है वो किस टाइप का इमेज बनाता है? वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है ना। नेचर की बात करें, साइज की अगर बात करें तो स्मॉल भी बनाता है, इक्वल भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है। बड़ा का मतलब चलिए बड़ा लिख देते हैं, लार्ज, ठीक है, बड़ा भी बनाता है, बड़ा पाव नहीं है ये। स्मॉल भी बनाता है, बहुत छोटा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है। तो ये इसकी खास बात है। रियल इमेज जो बनता है वो मिरर के लेफ्ट में बना था और वर्चुअल जो बना था वो राइट में बना था। यहां पर दोनों के दोनों वर्चुअल हैं, यानी आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। ये भी खास बात है। कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो ये तो हमेशा वर्चुअल ही बनाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें है। और जो साइज की हम बात करें तो वो हमेशा स्मॉल होगा, हमेशा स्मॉल। तो आप देखेंगे कि इस कंक्लूजन ये निकलता है कि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है ना वो सिर्फ एक टाइप का उसके अंदर टैलेंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखिए, कहीं भी रखिए, छोटा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। और वर्चुअल है, मिरर का केस चल रहा है, लेंस नहीं है, मिरर का केस चल रहा है, तो वर्चुअल इमेज चाहे वो कॉन्वेक्स का हो चाहे वो कॉनकेव का हो, दोनों के वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के राइट साइड में। जबकि एक चीज आप ध्यान देंगे तो इसका जो कॉनकेव का जो वर्चुअल इमेज आया था वो साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ा था। कॉनकेव का वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ा होता है, लेकिन कॉन्वेक्स का वर्चुअल इमेज साइज में ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। ठीक है, तो ये कुछ कंक्लूजन यहां पर आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसी की हेल्प से हम मैग्निफिकेशन आपको समझाएंगे। किसका मैग्निफिकेशन एक से कम, एक से ज़्यादा, एक के बराबर होता है, किसका मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, किसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका हो गया इमेज फॉर्मेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट हम मेंशन करेंगे साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन आप यहीं पर देख लीजिए, कोई अलग स्लाइड करने की जरूरत नहीं है। साइन कन्वेंशन बहुत ही आसान है। कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप यूज करते हैं उसी के बेसिस पर, उसी का जो रूल होता है उसी को आप दिमाग में रखिए, इसीलिए इसको हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं, है ना, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आप ये कह सकते हैं कि जैसे ये होता है ना वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये इसका होगा ओरिजिन। तो ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर या कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और उसके नीचे नेगेटिव। आप इसको मिरर के केस में यूज कर रहे हैं, चाहे आप मिरर कॉनकेव लीजिए चाहे आप कॉन्वेक्स लीजिए, कोई भी मिरर हो आपके पास, तो उस मिरर का अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा और इस मिरर का अपना एक पोल होगा। तो आप इस ओरिजिन को, कार्टेशियन सिस्टम में जो ओरिजिन होता था उसको आप मिरर के पोल के एनालॉगस समझिए। तो जैसे आप वहां पर कहते थे कि ओरिजिन के राइट में, लेफ्ट में, ऊपर और नीचे, वैसे ही आप यहां पोल से बताएंगे कि पोल के राइट साइड में कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड में मेजर करना है तो नेगेटिव लेना है। ठीक, पोल से ऊपर, दैट मीन्स ये प्रिंसिपल एक्सिस जो इस मिरर का है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई हाइट अगर आप मेजर करते हो ऊपर की तरफ तो ये पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ कुछ भी मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो यही आपका कार्टेशियन सिस्टम का जो साइन कन्वेंशन होता है उसी को हम मिरर के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब जैसे आप देख सकते हैं यहां पर मिरर की हम बात करें, कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं। दोनों मिरर में हम यूज करके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें आपको इससे मिल रही हैं। कॉनकेव मिरर में ये इसका पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आपने देखा कि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा कहाँ रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे ऊपर रखते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट अगर हम इसकी हाइट आपसे पूछें, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, है ना, तो ये क्या आएगा। और पहली बात तो ये जो हाइट होता है ऑब्जेक्ट का उसको हम एच डैश सिंबल यूज करेंगे, तो एच डैश जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम इसकी हाइट को मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये आपसे पूछें कि ये जो ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी होगी पोल से, पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस बोलें कि माइनस बोलें?
पोल से जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की उसको हम यू से एक्सप्रेस करते हैं। आप कुछ यहां पर नाम याद रखिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यू से एक्सप्रेस करेंगे, यू से। डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम वी से एक्सप्रेस करेंगे। फोकल लेंथ को एफ से एक्सप्रेस करेंगे। और ये जितने भी डिस्टेंसेस इसमें हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, फोकल लेंथ का मतलब डिस्टेंस ऑफ फोकस, ये जितने भी डिस्टेंस होंगे वो कहां से मेजर किए जाएंगे? पोल से, फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। इसके अलावा एच डैश या ओ भी यूज करते हैं फॉर ऑब्जेक्ट। ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और एच क्या होगा? इसको हम आई भी बोलेंगे, आई फॉर इमेज, दैट मीन्स हाइट या लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, तो इतने हम नाम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो कॉन्केव मिरर के केस में जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो पॉजिटिव आएगा, बट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो यू होगा उस यू की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। सिंबल तो यू से, इसको यू से ही एक्सप्रेस करेंगे, बट अगर इस मान लीजिए ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, है ना। इसके सामने माइनस नहीं लगा देना है, u की जो वैल्यू होगी वो माइनस के साथ लिखी जाएगी। तो इसका मतलब कि ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम मिरर के लेफ्ट में रखेंगे तो लेफ्ट में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ये लेफ्ट में वो निगेटिव होता है। ऊपर की तरफ मेजर करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो पॉजिटिव आएगा। और आप देखिए कि जो आपका कॉन्केव मिरर होता है वो दो टाइप का इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है? ये रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो वर्चुअल इमेज बनेगा कहीं पर राइट साइड में कुछ इस तरीके से। तो वर्चुअल इमेज अगर बना तो डिस्टेंस ऑफ इमेज v जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि राइट साइड में बनता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है। तो मान लीजिए कोई इमेज यहां पर बन जाए, तो अगर ये इमेज यहां पर बना है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज v की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो वर्चुअल इमेज है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव, रियल इमेज है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज निगेटिव, क्योंकि रियल इमेज मिरर के केस में लेफ्ट में बनते हैं और वर्चुअल इमेज राइट में बनते हैं। ठीक है। हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज की अगर बात करेंगे, ये जो वर्चुअल इमेज बना है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा? हाइट ऑफ, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक है, ये एच हम सिंबल यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए और एच डैश यूज करेंगे इमेज के लिए। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, वर्चुअल इमेज का जो हाइट होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, राइट साइड में ऊपर। रियल इमेज लेफ्ट साइड में बनता है और नीचे की तरफ बनता है, तो नीचे की तरफ बनेगा तो इसकी जब हाइट निकालेंगे, एच इसको बोल रहे हैं, ये किस में आएगा? ये माइनस में आएगा। ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वर्चुअल है तो पॉजिटिव बनेगा और रियल है तो नेगेटिव बनेगा। ठीक है। इसी तरीके से आपको हम दिखाते हैं कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में क्या क्या चीजें होंगी? कॉन्वेक्स, सॉरी ये कॉन्केव है ना, कॉन्वेक्स बनाना है तो कॉन्वेक्स में इस साइड पॉलिश कर देंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये इसका पोल हो जाएगा, फोकस एंड सी। तो इसमें अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करें तो पहली बात तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पोल के राइट साइड में मेजर किया जाएगा तो प्लस में, जबकि कॉन्केव में क्या था? कॉन्केव में फोकस पॉइंट इधर था और पोल इधर था, तो इसका फोकल लेंथ ये है, लेफ्ट में है पोल के, तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव, एफ की वैल्यू निगेटिव। तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये राइट साइड में, ये निगेटिव क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में। तो साइन कन्वेंशन अगर आपको पता है तो कभी भी ये भूलेगा अगर आपको, तो आप इसी को उठाइएगा, देख लीजिएगा कि राइट में पड़ रहा है कि लेफ्ट में पड़ रहा है, ऊपर पड़ रहा है कि नीचे पड़ रहा है। ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो पॉजिटिव, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है तो ये डिस्टेंस लेफ्ट में निगेटिव। इमेज की बात करें तो इमेज ये हमेशा कैसा बनाता है? वर्चुअल और इरेक्टेड राइट साइड में। तो राइट साइड में इमेज बनता है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज तो इसका कंफर्म है पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये रियल इमेज बनाता ही नहीं है। और हाइट ऑफ इमेज भी कंफर्म है इसका कि ये भी क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। ठीक है। तो इमेज के नेचर के बेसिस पर साइन कन्वेंशन यूज करके हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव लेनी है। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में इतना ही। अब आप आइए सीधे सीधे किस पर? मिरर फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं कि कोई भी मिरर अगर दिया हुआ है तो फार्मूला हम कौन सा यूज कर सकते हैं। मिरर फार्मूला या इसको मिरर इक्वेशन बोलते हैं। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
इसमें f क्या है, मिरर का फोकल लेंथ है, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाएंगे, पोल से मेजर किए जाएंगे। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ किधर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में पड़ता है इस वजह से। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो ये राइट साइड में पड़ता है इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। u की जो वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव आती है, क्यों, क्योंकि मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे रखेंगे लेफ्ट में, और लेफ्ट में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन यूज करके हम u, v और f की वैल्यू रख दें इस फार्मूले में, तो जो भी अननोन क्वांटिटी है इन तीनों में से कोई भी एक आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो अननोन क्वांटिटी होगी, सपोज कि कोई क्वांटिटी ऐसी है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो उस अननोन क्वांटिटी के साथ प्लस या माइनस आप मत यूज करिएगा, उसका सिंबल आप अपने से कुछ भी मत दीजिएगा जब तक उस क्वेश्चन के लैंग्वेज से कुछ भी क्लियर ना हो। ठीक है, तो आप प्लस या माइनस कुछ भी मत बताइएगा। फाइनली जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो वो प्लस में है कि माइनस में है वो उस क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपको v और f की वैल्यू पता है, आपको u की वैल्यू निकालनी है, तो u के साथ माइनस मत लगाइए, u को आप u रहने दीजिए, v और f की जो वैल्यू पता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप यहां पर वैल्यू पुट करिए, आप देखेंगे u की वैल्यू माइनस के साथ आ जाएगी। तो u की वैल्यू माइनस आनी भी चाहिए क्योंकि u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट में होता है, मिरर चाहे जो हो, तो u की वैल्यू हमेशा माइनस आनी चाहिए। आप देखेंगे सॉल्व करने के बाद u की वैल्यू माइनस के साथ आएगी, आप यहीं पर u के साथ पहले से माइनस लगा देंगे तो फिर ये प्लस में आएगा जो कि गलत है। ठीक है, तो अननोन क्वांटिटी के साथ आप साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करेंगे, सीधे सीधे उसको सॉल्व करिए उस सिंबल के साथ। फाइनली आपका आंसर जो आएगा वो उसके साइन कन्वेंशन यूज होते हुए जो भी वैल्यू आनी चाहिए प्लस या माइनस, वो आपको आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिरर फार्मूला यही होता है सिंपल सा। और एक और फार्मूला आप देख लीजिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ बिल्कुल, आज ही के क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेक्चर लेंदी हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं, पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ रह गई। मेरा प्लान था पिछले लेक्चर में इसको कवर करने का, बट वो इंट्रोडक्शन इतना एलेबोरेटिव हो गया कि इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, तो हम इसको 3 पार्ट नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर अब एक फार्मूला और देख लीजिए लीनियर मैग्निफिकेशन का। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का सिर्फ इतना मतलब है कि जो इमेज बना है उस इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में कितने गुना है, 2 गुना है, 4 गुना है या 1/2 गुना है ना। तो आप लीनियर मैग्निफिकेशन की मदद से ये बता सकते हैं कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का है कि ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का है। इसको m से एक्सप्रेस करते हैं और ये जस्ट एक रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज को हम h डैश से एक्सप्रेस करेंगे, हाइट ऑफ इमेज को h ऑब्जेक्ट को हम h से एक्सप्रेस करेंगे। तो आप कह सकते हैं m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक्स में h डैश की जगह पर हाइट ऑफ इमेज को I बोलते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को O बोलते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है ये इसका बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है, और यही लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v अपॉन u भी लिखा जा सकता है। डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की टर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो -v अपॉन u, और ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको कि ये जो माइनस है ये फार्मूले का माइनस है, कभी भी आप इस माइनस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, ये v और u की जो भी वैल्यू आपको पता होगी उसमें आप साइन कन्वेंशन यूज करके प्लस में आता है तो प्लस लिखिए, माइनस में आता है तो माइनस लिखिए, लेकिन इस माइनस को आपको नहीं डिस्टर्ब करना, ये माइनस हमेशा प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये वाली वैल्यू प्लस में आ रही, ये वाली वैल्यू माइनस में आ रही, तो इसका माइनस इसके माइनस से अब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूले का माइनस है, बाकी साइन कन्वेंशन आप इसके साथ और इसके साथ अप्लाई करके वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। एक चीज आप यहाँ पर और देखें कि रियल इमेज अगर बन रहा है तो रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे है तो हाइट ऑफ जो इमेज होगा यानी कि h डैश वो तो निगेटिव आएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो तो पॉजिटिव है।
तो रियल इमेज के केस में अगर आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो एच डैश और एच, तो एच डैश माइनस में रहेगा और एच डैश एच जो होगा वो तो प्लस में आएगा। तो अगर ये वाली क्वांटिटी निगेटिव है, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये जो ओवरऑल रेशियो आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव ही तो आएगा, है ना, निगेटिव ही तो आएगा। इसका मतलब कि रियल इमेज कभी भी बने, जो कि कॉन्केव में ही बनता है, कॉन्वेक्स तो बनाता नहीं रियल, तो जब भी कभी रियल इमेज बनता है तो उसका मैग्निफिकेशन जो होगा वो माइनस में आएगा। और जब वर्चुअल इमेज की हम बात करेंगे, वर्चुअल इमेज की, तो जब भी कभी वर्चुअल इमेज बने तो m इक्वल टू एच डैश अपान एच। और आप देखिए कि वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनते हैं, चाहे कॉन्केव से बने चाहे कॉन्वेक्स से बने। तो जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ लेंथ पॉजिटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो तो हमेशा ऐसे रखा जाता है। तो ऐसे में जब आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जब रेशियो निकालेंगे तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ऊपर वाली क्वांटिटी प्लस नीचे वाली क्वांटिटी प्लस, ओवरऑल जो रेशियो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी कि वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। रियल इमेज कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर। वर्चुअल कौन बनाता है, दोनों, कॉन्केव भी और कॉन्वेक्स भी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के बारे में आप एक चीज याद रखें कि यहां से आप ये डिसाइड करेंगे, अगर आपको पता है कि इमेज रियल बना है कि वर्चुअल, तो आप यहां से जो नंबर निकालेंगे, सपोज कि आपको पता चला कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है और जो इमेज बना था वो रियल है, तो एक तो रियल से आपको पता चलेगा कि मैग्निफिकेशन माइनस के साथ लिखना है, और वैल्यू अगर 2 दिया हुआ है तो 2 के साथ माइनस लगा देंगे तो -2, यानी इसकी जगह पर, इस मैग्निफिकेशन की जगह पर लिखेंगे -2, और वो -2 किसके इक्वल, -v/u के इक्वल। ठीक है, तो कभी भी अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है तो इसको एज इट इज आप रखिएगा, इसकी बेसिस पर आप उस मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस या माइनस के साथ यहां पर रखिएगा। -2 इक्वल टू -v/u, या अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है 2 गुना साइज का तो +2 इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों फार्मूलों को यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन का पूरा ध्यान रखेंगे, और इन सारी चीजों को समराइज करते हुए कि इमेज रियल है, वर्चुअल है, मिरर कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, इसके बेसिस पर आप इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि जितना भी अभी तक हमने ये आपको बताया, स्पेशली आज के लेक्चर में, क्योंकि आज ही सारा कोर पार्ट हमने पढ़ा है, कल इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई, खास करके इमेज फॉर्मेशन, साइन कन्वेंशन, लीनियर मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला, इतनी चीजें अगर समझ में आती है तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम इसके ऊपर जो बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और शुरुआत में अभी हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है उसका मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा, 1 से ज़्यादा होगा, 1 के इक्वल होगा या फिर 0 होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि कॉन्केव मिरर से जब वर्चुअल इमेज बनता है, पहली बात वो वर्चुअल इमेज कब बनता है, उसके बाद वो कहाँ बनता है, किस साइज का बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने आपको बताया है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर में कि जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ये कॉन्केव मिरर है, तो इसका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्टेड बनता है, मिरर के पीछे बनता है और ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज का बनता है। ये खास बात है कॉन्केव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स में जो वर्चुअल बनता है, पहली बात तो कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल ही बनाता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, ये खास बात है दोनों के वर्चुअल में। कभी भी अगर क्वेश्चन में वर्चुअल सिर्फ इमेज दिया जाए और ये पता चल जाए उससे कि जो इमेज वर्चुअल इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज का है, तो आप तुरंत समझ जाइए कॉन्केव मिरर की बात चल रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो आपको बताना है कि इसका जो मैग्निफिकेशन होगा इस वर्चुअल इमेज का वो 1 से कम होगा कि 1 से ज़्यादा। तो ये चीज़ अगर पता है कि हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, तो जब मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे h'/h, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, h' से ज़्यादा है,
तो अगर h डैश s से ज़्यादा है तो रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। सेम क्वेश्चन में अगर हम कॉन्केव मिरर की बजाय कॉन्वेक्स मिरर बोले होते तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा बनता है वर्चुअल इमेज, और जो वर्चुअल इमेज बनता है वो हमेशा इस ऑब्जेक्ट से छोटा होता है और फोकस के अंदर बनता है, पोल और फोकस के दायरे में। तो यहाँ से अगर हम मैग्निफिकेशन निकालते हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो अगर ये इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है तो लेस देन क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता था। कॉन्केव मिरर के केस में रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन गिवन बाय अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर फॉर एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर विल बी। पहली बात, जो मिरर है वो कौन सा है, इसको आपको पकड़ना है हर सवाल में। कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर है और फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव मिरर में जो फोकस पड़ता है वो पोल के लेफ्ट में पड़ता है, और साइन कन्वेंशन आपका यही कहता है कि लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे पोल से लेफ्ट में वो तो निगेटिव होगा। तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, तो इस क्वेश्चन से अगर आप वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर तो f इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। वैल्यू को लिखने का तरीका -5, माइनस कैसे पता चला, क्योंकि मिरर कौन सा था, कॉन्केव था, उससे पता चला, तो लेफ्ट में आएगा। और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है इस क्वेश्चन में वो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। तो पोल से जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको हम u से एक्सप्रेस करते हैं, और ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल के लेफ्ट में रखते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो लेफ्ट में है वो निगेटिव आएगा, तो u की वैल्यू हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज से साइन कन्वेंशन यूज करते हुए हम इस तरह से वैल्यू को यहां पर लिख सकते हैं। इस कॉन्केव मिरर के केस में आपको बताना है कि मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो यानी जो इमेज बनेगा वो इमेज की हाइट और इस ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो बताना है। तो मैग्निफिकेशन के लिए यही फार्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता हो, ये दोनों पता हो, या फिर आप इस तरह से भी मैग्निफिकेशन बता सकते हैं -v/u से, लेकिन उसके लिए आपको v और u पता होना चाहिए, तब आप मैग्निफिकेशन बता पाएंगे। तो क्वेश्चन से आपको u मिल गया है, सिर्फ आपको v अगर मिल जाए तो आप मैग्निफिकेशन बता सकते हैं, और अगर u और f पता है तो v पता करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है जिसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं। तो मिरर फार्मूला आप यूज करके v निकालेंगे और उस v को मैग्निफिकेशन के फार्मूले में रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। रखिए 1/-5 1/v प्लस 1/u यानी कि -15, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस, लेकिन इस माइनस को इस तरफ ले आएंगे तो बन जाएगा प्लस। तो ये -1/5 पहले से है और ये इधर आके प्लस होगा, तो 1/15 प्लस में और ये वाली वैल्यू माइनस के साथ में 1/v के इक्वल। एलसीएम ले लेंगे दोनों का 15 आ जाएगा, है ना, 1 और -3 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v 1/v किसके इक्वल आएगा -2/15, तो v कितना हो जाएगा -15/2 मतलब 7.5 -7.5 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू अगर आपको मिल गई और u की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था तो आप मैग्निफिकेशन पता कर सकते हैं m इज इक्वल टू -v/u की मदद से। और ये देखिए जो माइनस है ना वो फार्मूले का माइनस है, आपको इसको अभी कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं करना है इसको। v की जैसी वैल्यू आई है विथ साइन, ये v जो है माइनस के साथ आया है, इसका मतलब कि जो इमेज बना है वो कैसा इमेज है, वो इमेज किधर बना होगा, वो लेफ्ट में बना होगा, क्योंकि लेफ्ट में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वही नेगेटिव होता है। तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज अगर नेगेटिव आया है इसका मतलब ये डिस्टेंस लेफ्ट साइड मेजर किया गया है, और लेफ्ट साइड जो भी इमेज बनते हैं वो रियल होते हैं। हम नेचर भी बता सकते हैं इसका कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड होगा। तो -v/u में माइनस हमने लिखा और v की वैल्यू लिखा हमने -7.5 7.5, और u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू है -15। ये वाले माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 7.5 है नीचे 15 है, जस्ट 2 गुना है, तो ये 1/2 बन जाएगा माइनस के साथ, तो मैग्निफिकेशन -1/2 आ गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज का आधा था, इसीलिए ये 1/2 का रेशियो आया है, यानी इमेज छोटा बना है ऑब्जेक्ट से। और माइनस ये बता रहा है कि जो इमेज बना था वो रियल है, क्योंकि रियल इमेज का ही मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है।
फिलहाल इन्होंने क्वेश्चन में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू सीधे पूछी और ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है -1/2, तो यही करेक्ट हो जाएगा। और ये तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो ये सारे अप्रोच आपको दिमाग में रखने होंगे। दिमाग में एक चित्र चलना चाहिए कि इमेज लेफ्ट में बन रहा है कि राइट में बन रहा है। लेफ्ट या राइट से हम रियल या वर्चुअल डिसाइड कर सकते हैं। रियल वर्चुअल हुआ तो फिर इन्वर्टेड और इरेक्टेड भी डिसाइड हो जाएगा। और रियल और वर्चुअल अगर पता चल गया तो आप ये भी बता सकते हैं कि वो ऊपर बना होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा। तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको बता रहे हैं। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो कॉन्केव मिरर है उस कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, और कैसा का मतलब कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा कि इन्वर्टेड होगा कि नन ऑफ दीज एबव। अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू तो इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने नेचर पूछ लिया है सीधे सीधे कि किस नेचर का इमेज बनेगा। तो वही u, v और f की वैल्यू से हम डिसाइड करेंगे कैसा नेचर होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले लिख लीजिए। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं कैसे, u से। u की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये माइनस के साथ लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल के लेफ्ट में हम रखते हैं, और लेफ्ट में हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हैं, तो लेफ्ट में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव आता है, तो माइनस के साथ। और जिस मिरर की हम बात कर रहे हैं उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r, और r की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। अब ये r की वैल्यू प्लस के साथ लिखी जाए कि माइनस के साथ? तो कॉन्केव मिरर का इधर कहीं फोकस पड़ता है, आपको पता है फोकस, कॉन्केव मिरर का कहीं पर इधर फोकस पड़ेगा, और फोकस से जस्ट 2 गुना पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ेगा। तो फोकस भी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो, तीनों अगर लेफ्ट में पड़ रहे हैं तो तीनों डिस्टेंस निगेटिव होंगे। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों निगेटिव होता है क्योंकि दोनों पोल के लेफ्ट में है, तो माइनस के साथ ये भी लिखा जाएगा। आपको बताना जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, रियल की वर्चुअल। तो इमेज रियल या वर्चुअल हम डिसाइड करेंगे v की जो वैल्यू आएगी उसके आधार पर, क्योंकि अगर इमेज वर्चुअल बना होगा तो वर्चुअल इमेज तो राइट साइड में बनते हैं, और राइट साइड में अगर वो इमेज बना होगा तो डिस्टेंस ऑफ इमेज v की वैल्यू प्लस आएगी, है ना, v की वैल्यू प्लस आएगी। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं इमेज वर्चुअल है। अगर v की वैल्यू माइनस आ गई तो v की वैल्यू माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज, v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, अगर वो माइनस आ गई इसका मतलब वो डिस्टेंस पोल के लेफ्ट में मेजर किया गया है, और लेफ्ट में जो इमेज बनते हैं वो हमेशा रियल होते हैं मिरर के केस में। तो इससे हम कह सकते हैं कि इमेज रियल होगा। और वर्चुअल अगर कंफर्म हो गया तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होते हैं, और रियल कंफर्म हो गया तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, तो उसी v की वैल्यू जो आएगी उसी के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा इमेज किस टाइप का है। तो u पता है, v निकालना है, r दिया हुआ है तो r इज इक्वल टू 2f वाला रिलेशन यूज करके हम f निकाल सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे -20, 2f डिवाइड कर देंगे तो f कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। तो u और f ये दोनों वैल्यू आप मिरर फार्मूला में रखिए, 1/f 1/v प्लस 1/u। f की जगह पर रखेंगे 1/-10, v की जगह पर रखेंगे कितना, v तो निकालना है, प्लस u 1/u, और u की जगह पर कितनी वैल्यू, -5। तो प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये पता है आप लोगों को। और ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस बनेगा। तो आगे सॉल्व करने के बाद आपको यही मिलेगा कि प्लस में 1/5 और ये माइनस के साथ 1/10 और ये 1/v के इक्वल। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 10, डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स तो 2 माइनस ये 1 टाइम्स 1, 1/v, यहाँ से आएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/v, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और आप देखिए कि v की वैल्यू प्लस में आया है, माइनस में नहीं आया है। तो v की वैल्यू प्लस में आने का मतलब कि ये जो v की वैल्यू मेजर की गई है, डिस्टेंस ऑफ इमेज मेजर किया गया है, वो राइट साइड में, पोल के राइट साइड में। और पोल के राइट साइड में जो इमेज बनते हैं वो तो वर्चुअल होते हैं, है ना। तो इससे पता चल गया, इस v की वैल्यू जो आई है उससे पता चल गया कि इमेज जो है वो वर्चुअल बना है। और मिरर कौन सा था, कॉन्केव मिरर। तो ये भी हम बता सकते हैं कि इमेज वर्चुअल अगर बना है और कॉन्केव मिरर है तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा।
क्योंकि कॉन्केव मिरर का वर्चुअल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल इमेज बनेगा कॉन्केव मिरर के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी और भी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको होमवर्क भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि प्लेन मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्लेन मिरर हैज कर्वेचर। तो बहुत ही केयरफुल रहेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि कर्वेचर पूछा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, ऑप्शन एक जैसे हैं दोनों के। तो कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सपोज कि आपके पास कोई एक मिरर है, स्फीरिकल मिरर है, तो इस स्फीरिकल मिरर में आप देखिए, आप इसको मानते हैं किसी स्फीयर से ये बना हुआ है, जिस स्फीयर से ये बना है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर इसका पोल, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो क्लियर है, बट कर्वेचर का मतलब क्या है। कर्वेचर का मतलब यही है, यही कर्वेचर है। ये जो मिरर आपके पास है ना, ये इस पूरे कर्व शेप का, इस पूरे स्फीयर का एक पार्ट है ना, ये जो पार्ट बचा हुआ है आपके पास, इसी को हम बोलते हैं कर्वेचर। कर्वेचर मतलब पूरे कर्व का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, और कर्वेचर से मतलब यहां पर होता है कर्वनेस से, घुमाव से। ठीक है, तो यहां पर जब आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करी जाएगी तब तो ठीक है, वो रेडियस आप बताएंगे। कर्वेचर की बात पूछी जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं आपको इस कर्वनेस से रिलेट करना है, इसकी कितना कर्व है। जैसे हम आपसे पूछें, बताइए ये मिरर ज़्यादा कर्व है कि ये मिरर ज़्यादा कर्व है, कि ये मिरर ज़्यादा कर्व है या ये मिरर ज़्यादा कर्व है। तो जैसे जैसे हम मिरर को बढ़ रहे हैं, इस मिरर का छोटा सा पार्ट है, तो देखिए ये ज़्यादा घुमावदार है, ये थोड़ा सा कम घुमावदार है, कम टर्न है, ये और कम टर्न है, ये और कम टर्न है। लास्ट में ऐसे ही आप अगर एक ऐसा पार्ट बना देते हैं जो कि एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट, एकदम प्लेन दिख रहा है, तो इसको अगर आप इमेजिन करेंगे तो ये इस स्फीयर का एक पार्ट हो सकता है, इसका अपना एक रेडियस होगा r1, है ना। इस वाले मिरर की अगर आप बात करते हैं तो ये मिरर जिस स्फीयर का एक पार्ट है वो आप इतना बड़ा स्फीयर इमेजिन करेंगे और इसके रेडियस को आप बोलेंगे r2। इसकी कर्वनेस ज्यादा थी, ये ज्यादा घुमावदार था, ये कम घुमावदार था। तो जो ज्यादा कर्व था उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। कर्वनेस ज्यादा है इसकी, लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। दूसरे वाले मिरर में कर्वनेस या टर्न कम था, घुमाव कम था, बट उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। अगले वाले में टर्न या घुमाव या कर्वनेस और कम है, और आप देखिए इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको जब हम इसका स्फीयर इमेजिन करेंगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं वैसे वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बढ़ता जा रहा है, बट कर्वनेस घटती जा रही है। कर्वनेस यानी कि कर्वेचर। तो कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का ये रेशियो आप याद रखें, दोनों का ये रिलेशन याद रखें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर या कर्वनेस। जो मिरर जितना ज्यादा कर्व होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना कम होगा, उतना छोटे रेडियस का गोला या स्फीयर बनेगा। तो जो प्लेन मिरर होता है आप कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं प्लेन कब मिलेगा। आप इमेजिन करिए कि ऐसे ही स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, हर स्फीयर को काट के आप एक छोटा सा मिरर बनाएंगे, तो जो प्लेन मिरर आपको मिला होगा वो किसी इनफाइनाइट रेडियस वाले मिरर का एक छोटा सा पार्ट होगा। इनफाइनाइट रेडियस वाले, आप जैसे इमेजिन करिए कि यही आपके पास एक मिरर है ना, इतना रेडियस है इसका एक छोटा सा पार्ट अगर आप लेते हैं तो वो लगभग स्ट्रेट आपको दिखता है। तो अगर इनफाइनाइट रेडियस का कोई बहुत बड़ा स्फीयर है, उससे अगर आप पार्ट एक काटते हैं छोटा सा, तो वो लगभग सीधा मिलेगा, एकदम प्लेन मिलेगा। तो ये मान सकते हैं कि प्लेन मिरर इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले किसी मिरर से, किसी स्फीयर से काट करके बनाया गया है। तो इसलिए प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इनफाइनाइट है तो कर्वेचर क्या होगा, जस्ट रेशियो अपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है तो उसके अंदर कर्वनेस या उसके अंदर जो कर्वेचर है वो बिल्कुल भी नहीं है, दैट मीन्स जीरो है। तो बहुत ही केयरफुल रहना है, अक्सर गलती के चांसेस रहते हैं। लोग इस वर्ड को पढ़ते ही उनके दिमाग में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही रहता है, तो तुरंत वो इनफाइनाइट लगा देते हैं। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, प्लेन मिरर का कर्वेचर बिल्कुल भी कर्वेचर नहीं, कर्वनेस नहीं, जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर
कॉन्केव मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है, फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन कितना है 4 है। ठीक है, तो इसमें जो भी कंडीशन इन्होंने दिया हुआ है उसके हिसाब से आप एक इक्वेशन बनाइए। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, एफ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर लेकिन माइनस में। ठीक, मैग्नीफिकेशन कितना है 4 है। अब आप बताइए कि इस मैग्नीफिकेशन को हम प्लस में लें कि माइनस में लें, क्योंकि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। ठीक, तो जब कॉन्केव मिरर की हम बात कर रहे हैं तो कॉन्केव मिरर का मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी पॉसिबल है, निगेटिव भी पॉसिबल है, क्योंकि जो कॉन्केव मिरर इमेज बनाता है वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। रियल इमेज का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो नेगेटिव होता है, वर्चुअल इमेज का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। और जो कॉन्केव मिरर है वो दोनों काम करता भी है। अगर ये कॉन्वेक्स होता तो कंफर्म था कि इसका जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्केव मिरर दोनों टाइप का इमेज बनाता है, तो दोनों टाइप का मैग्नीफिकेशन पॉसिबल है। इस क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं कि जो इमेज बना है वो रियल है कि वर्चुअल है। तो हमने आपसे कहा है कि जब भी कोई क्वांटिटी कंफर्म ना हो कि वो रियल है कि वर्चुअल है, उसका साइन कन्वेंशन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है बस उसको आप यूज करिए, साइन कन्वेंशन मत अप्लाई करिए। फाइनली जो क्वांटिटी आप निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन के साथ आपको मिलेगी। जैसे यहाँ आप निकाल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये m के लिए आपको पता ही नहीं कि प्लस में लिखे कि माइनस लिखे, तो बस न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए, दैट मीन्स प्लस में ही लिखना पड़ेगा आपको। यही न्यूमेरिकल वैल्यू 4 दिया तो सिर्फ 4 लिखिए, माइनस मत लगाइए। और आपको u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पता है ऑब्जेक्ट को हमेशा हम पोल के लेफ्ट में रखते हैं, मिरर कोई भी हो, लेंस कोई भी हो, तो अगर लेफ्ट में रखते हैं तो वो डिस्टेंस निगेटिव आएगा, तो हमारी जो u की वैल्यू आनी चाहिए वो माइनस के साथ आनी चाहिए। ठीक, तो हम साइन कन्वेंशन अगर इसके साथ अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं चल पा रहा है, तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद u की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए, नहीं तो वो आंसर गलत है ना। आप आपस में चेक भी कर सकते हैं, अपने आंसर को आप एनालाइज करके बता भी सकते हैं सही है कि गलत है। u की वैल्यू माइनस के साथ आनी चाहिए हमेशा। तो देखिए f की वैल्यू पता है, m की वैल्यू दिया हुआ है, और m का एक फार्मूला होता है माइनस m इक्वल टू होता है माइनस v अपान यू। तो m की जगह पर माइनस v अपान यू रखेंगे और ये 4 हो जाएगा। और आपको फाइनली u की वैल्यू चाहिए, तो इस रिलेशन से यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 4u। तो f की वैल्यू पता चल गई, v की वैल्यू u के रूप में पता चल गई। मिरर फार्मूला यूज करेंगे 1 अपान एफ 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। तो f की वैल्यू रखेंगे माइनस में 12, कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपान 12 इज इक्वल टू 1 अपान वी, और v की वैल्यू कितनी है, माइनस 4u और प्लस 1 अपान यू। अब यहाँ ध्यान रहे कि u को भी माइनस नहीं करना है आपको, u को सिर्फ u रहने दीजिए आप। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं पता है तो आप उसको वैसे यूज करेंगे। कोई भी ऐसी अननोन क्वांटिटी जो आपको नहीं पता है, आप बस उसका सिंबल यूज करिए और कुछ भी मत करिए उसके साथ। इसको आप ट्रांसपोज, बल्कि यहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 4u और 4u, u है तो 4u आ जाएगा, और माइनस के साथ माइनस 1 प्लस यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3, 3 अपान 4u इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4u इज इक्वल टू माइनस 36 आ जाएगा, u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 9 सेंटीमीटर। आप देखिए u की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए, ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया था। u की वैल्यू माइनस के साथ आ गई है सेंटीमीटर में। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेंस से 9 सेंटीमीटर लेफ्ट में रखा गया होगा। उस माइनस का मतलब यही है कि लेफ्ट में रखा गया होगा। तो सिर्फ यहाँ डिस्टेंसेस दिया हुआ है, प्लस माइनस की बात नहीं चल रही है, तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, सिर्फ एक कंडीशन आपको याद रखनी होगी। करें कोई व्यक्ति है जो 8 फीट लंबा है, तो उसको अपना पूरा बॉडी, पूरा शरीर देखने के लिए उस मिरर में कितना लंबा, कितने हाइट का प्लेन मिरर लेना पड़ेगा। तो कंडीशन यही है कि किसी भी प्लेन मिरर में, ये सपोज कोई प्लेन मिरर है और इसके सामने ये कोई आदमी है, इस आदमी की हाइट अगर h है तो कितने हाइट का मिरर होना चाहिए, ताकि ये कम से कम कितनी हाइट का होना चाहिए मिरर, ये अपनी पूरी बॉडी को उसमें देख सके। तो h/2, यानी व्यक्ति की जितनी हाइट है उसकी हाइट का कम से कम आधा हाइट जरूर होना चाहिए प्लेन मिरर का, तभी उसको पूरा शरीर, सिर, पैर से लेकर सिर तक उसमें दिखेगा। अगर उससे कम हुआ तो नहीं दिखेगा, उससे ज़्यादा है तब भी दिखेगा, तब कोई दिक्कत है नहीं।
तो कम से कम h/2 के इक्वल मिरर की हाइट होनी चाहिए। तो उस आदमी की हाइट 8 फीट है, तो कम से कम मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए कि पूरा बॉडी दिखे? उसका आधा यानी कि 4 फीट। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, क्योंकि इतना लंबा लेक्चर बनाने के बाद कम से कम 4 क्वेश्चन तो बनता है आपका होमवर्क। ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फील्ड व्यू इज मैक्सिमम फॉर, किस मिरर के लिए फील्ड व्यू सबसे ज़्यादा होता है? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर और पैराबोलाइडल मिरर। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मिरर है जिसका फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा हम जो ऑब्जेक्ट होता है सबसे ज़्यादा रीजन के ऑब्जेक्ट को हम उस मिरर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर, द इमेज गेट्स मैग्नीफाइड 3 times देन दैट इन फर्स्ट केस, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कोई एक कॉन्केव मिरर है और इस कॉन्केव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया था, तो उसका कुछ इमेज बन रहा होगा, उसका कुछ अपना मैग्नीफिकेशन आया होगा m। जब इस ऑब्जेक्ट को हम 15 की बजाय 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख देते हैं, मतलब थोड़ा खिसका के उधर कर देते हैं, तब जो मैग्नीफिकेशन आता है सपोज m डैश, वो मैग्नीफिकेशन इस वाले मैग्नीफिकेशन का 3 गुना है। ठीक है, यानी ये जो m डैश है आपका, वो m डैश इस m का 3 गुना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो आपको बताना है सॉरी, आपको बताना है कि उस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है कि अगर 15 से 9 तक पहुंचा दिया जाए तो जो इमेज बन रहा है वो 3 गुना हो जाता है। यहाँ पर जितना भी साइज का इमेज बन रहा था, इस केस में उसका 3 गुना हो गया। तो उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? इसके लिए हम आपको मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला बताएंगे यहाँ पर। ध्यान रखें कि मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूला तो आपने पढ़ा, h'/h और -v/u, लेकिन फोकल लेंथ के केस में, फोकल लेंथ के फॉर्म में मैग्नीफिकेशन के 2 और फार्मूले होते हैं। वो होता है f-v/f और f/f-u। अगर आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के रूप में जाना चाहते हैं तो m इक्वल टू ये लिखिए। अगर आप डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ के रूप में जानना चाहते हैं तो आप ये लिखिए। तो इस क्वेश्चन में u की वैल्यू आपको दिया है, 2 अलग अलग वैल्यू दिया है। एक बार u की वैल्यू है 15 और एक बार है 9। साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो u की वैल्यू -15 -9 हो जाएगा। इसमें आप रखिएगा, पहली बार जब -15 रखेंगे यहाँ पर तो m आएगा, दूसरी बार जब -9 रखेंगे तो m डैश आएगा। फिर m डैश और m का जो कंडीशन दिया हुआ है कि m डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ m, उस कंडीशन में m की वैल्यू जो आएगी f/f+15 और m डैश की जो वैल्यू आएगी f/f+9, वो दोनों वैल्यूज को वहां पर रख के पूरे इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने हिंट दे दिया। आप ये फार्मूला जहां पर हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन पीछे पढ़ाया है थियोरी में, वहां पर ये मिस हो गया बताने के लिए, तो वहीं पर आप इसको भी ऐड कर लेंगे तो रिवीजन के टाइम आपको हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल। हाउ फार फ्रॉम वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट इट्स इमेज ऑन दी वॉल। मतलब एक कॉन्केव मिरर है, सिचुएशन ये है कि एक कॉन्केव मिरर है और उससे 35 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक दीवार है, एक वॉल है। ये वॉल, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है आपको कितना, 35 सेंटीमीटर। आपको बताना कि इन दोनों के बीच में हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज हो वो इसी वॉल के ऊपर आकर बने, और इस मिरर का फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यानी आप कह सकते हैं कि इस मिरर का फोकल लेंथ f दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा। और आप जरा सोचिए कि आप ऑब्जेक्ट जो यहां पर रखेंगे वो आप मान लीजिए कि u डिस्टेंस पर रखेंगे तो उसका इमेज दीवार पर बनेगा। तो जब उस ऑब्जेक्ट का इमेज दीवार पर बनेगा, और दीवार कितनी दूर है, 35 सेंटीमीटर पर, तो यानी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि दीवार का मतलब क्या, यहीं पर इमेज बनेगा। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज है 35, v की वैल्यू है -35 सेंटीमीटर, क्योंकि पोल के लेफ्ट में है।
ठीक है। तो एफ की वैल्यू और वी की वैल्यू आपको इस तरीके से दिया गया है। यू की वैल्यू यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्टली इन्होंने डिस्टेंस ऑफ इमेज देने की कोशिश करी है, बट हम लोग ठहरे इतने चालाक, हम लोग जान गए। ठीक है, तो v की वैल्यू हम समझ गए, f की वैल्यू जान गए। आप मिरर फार्मूला यूज करिएगा, वहां से u की वैल्यू आपको मिल जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं और 2 पार्ट में भी कई सब पार्ट हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को रखा गया है, एक बार 10 सेंटीमीटर का केस होगा, एक बार 5 सेंटीमीटर का, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया, तब पूरा एनालिसिस करेंगे, और एक बार 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखेंगे तब एनालिसिस करेंगे। और जो मिरर है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस मिरर के सामने यहाँ पर रखने के बाद फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। कि पोजीशन मतलब कितनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, नेचर मतलब कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा, और मैग्निफिकेशन का मतलब m की वैल्यू कि जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। तो एक केस ये होगा जब ऑब्जेक्ट की वैल्यू u की वैल्यू 10 होगी और एक बार u की वैल्यू जब 5 होगी तब। दोनों ही केस में आपको ये तीनों वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। आप इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी आप हमको जरूर बताएं। एक सवाल मुझे आप लोगों से पूछना है, आप कमेंट करिएगा कि हम अपनी आंखों से अपने कान को नहीं देख पाते, इसका कारण क्या है, या इससे क्या एक कंक्लूजन निकलता है लाइट के बारे में। अपनी आंखों से हम अपने कान को, और ध्यान रहे कि ये किसी ऐसे आदमी से आप मत पूछिएगा जो फिजिक्स जैसे चिड़िया का नाम जिसने नहीं सुना है, नहीं तो सबसे पहले वो अपने आपके गार्जियन के पास जाएंगे और आपकी पढ़ाई बंद कराएंगे, उसके बाद आपके सवाल को वो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो आप खुद इसको सोचिएगा या उनसे डिस्कस करिएगा जो फिजिक्स को जानते होंगे, फिजिक्स पढ़ते होंगे, कि हम अपनी आंखों से अपने कान को नहीं देख पाते हैं, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे क्या एक रिजल्ट फैक्ट निकलता है। ठीक है, तो ये सारे सवाल जितने भी हमने आपसे पूछे हैं, अगर आपको समय मिलता है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और हम आपको वहां पर रिप्लाई करेंगे कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही आया है या फिर गलत आया है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। धन्यवाद।